Assalamu alaikum everyone. This is Alina Beg. We are back again with another live session. आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है हाजरा जफर. शी इज़ द वन थेरेपिस्ट के जिनके बारे में मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते थे जब ये पाकिस्तान में नहीं थी. स्टिल पीपल वर सॉर्टिंग हर आउट और वो उसको पूछते थे ये कब वापस आएंगी या हमें कोई ऐसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बताए जो कि बिल्कुल हाजरा जैसी हो. सो आई एम ग्लैड इनका कोई हमें ऑल्टरनेटिव तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सका, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि शी इज़ बैक और टू सर्व आवर कम्युनिटी बिकॉज हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है. आज का टॉपिक सिलेक्ट करने का मकसद हमारा ये था कि दीज आर रिलेटिवली न्यू टर्म्स, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे या एडल्ट जो से हैं वो इंट्रोसेप्शन प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं और इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन का उनको प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हैं बिकॉज 80% हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स को. तो अगर आपका ब्रेन उन सेंसरी इनपुट्स को रेगुलेट नहीं कर पाता तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारे बच्चे जो टेंट्रम्स शो करते हैं, मेल्टडाउन्स होते हैं, या बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कुछ कपड़े नहीं ऐसे टेक्सचर से नहीं पहन सकते या बात नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेंसरी नीड से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. हम लोग स्टार्ट करेंगे हाजरा के साथ. हाजरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अलीना आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए एंड आई होप इंशाल्लाह आई कुड डू जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और आई होप बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मार्केट में ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अवेयरनेस क्रिएट कर सके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली ऑटिज्म के ऊपर जो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और जनरली कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इन्हांस कर सकें. और मैं दोबारा से आपका थैंक यू करूँगी कि आपने मुझे रीच आउट किया, आप पेरेंट्स के लिए एक ऑटिज्म कम्युनिटी के लिए इतना सारा काम कर रही हैं. आपको इसके लिए बहुत सारा हैट्स ऑफ है कि आप जो भी कर रही हैं इट्स रियली हाईली एक्नॉलेजेबल और रिगार्डेबल. इंट्रोड्यूसिंग अबाउट माई सेल्फ, basically I'm a regional director Asia at Occupational Therapy Without Borders. That's an UK based organization that works for the quality treatment being given by occupational therapists throughout the world. Their mission is to create awareness and the quality of the treatment about given for the about occupational therapy as much as possible globally and throughout. So, moreover, I'm also a senior occupational therapist at PSRD, Pakistan Society of Rehabilitation for Differently Abled. A year back, I worked in Bahrain, and recently I came back to Pakistan, and Lina got me here. So, I would say a very big Assalamu Alaikum सब parents को. Yes, अलीना ने बहुत आई वुड से बहुत ज़बरदस्त टॉपिक सिलेक्ट किया है, सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी और इंटेरोसेप्शन. सो अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी एक बहुत बड़ी टर्म है, बिफोर दैट हम एक इंटेरोसेप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज वो उसी से एक रिलेटेड है. इंटेरोसेप्शन बेसिकली हम सब ने हमेशा से 5 सेंसेस के बारे में हम सब जानते हैं. हम सब उसको आई होप कि मैं नाम भी ले रही होंगी तो बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में या हम सब के माइंड में फ़ौरन से वो 5 सेंसेस आ रही होंगी. टच, टेस्ट, सुनना, देखना, छूना, सारी वो हमारी सेंसेस हमारे माइंड में चल रही होंगी. लेकिन अगर आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नज़र से देखें तो वो कहता है कि सिर्फ 5 सेंसेस नहीं होती. वी बिलीव के 8 सेंसेस होती हैं. एक सेंस होती है जो एडिशनल होती है, वो प्रोप्रियोसेप्शन होती है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर हम आंखें बंद करके भी अपना राइट हैंड मूव कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हम अपना हैंड मूव करें या राइट हैंड मूव करें, फुट मूव नहीं करें, लेग मूव नहीं करें. ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस होना, अपनी बॉडी की अवेयरनेस होना प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है. वेस्टिबुलर हमारी अवेयरनेस है, स्पेस की अवेयरनेस है. फॉर एग्जांपल, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि बहुत सारे लोग जब हम स्विंग पे बैठे होते हैं, हम आंखें बंद करके बता सकते हैं कि हम ये स्विंग आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है. सो वेस्टिबुलर इज रिलेटेड टू बैलेंस, इक्विलिब्रियम, और हमारी अवेयरनेस जो है वो स्पेस में. बहुत सारे लोग 7 सेंसेस को समझ जाते हैं, लेकिन एक सेंस है जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं द हिडन सेंस. आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इसको हिडन सेंस क्यों कहा जाता है.
बेसिकली एक तो ये चीज है कि बहुत लीस्ट टॉक्ड सेंस है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन हो जाती है, वेस्टिबुलर के बारे में डिस्कशन हो जाता है, लेकिन इंटेरोसेप्शन के बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। अगर मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो ये ऐसी सेंसेशन है, ये वो सेंस है जो हमें हमारी बॉडी की इंटरनल रेगुलेशन के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर आसान तरीके से मिसाल दी जाए तो हमारे पेट में दर्द होता है, हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हमारे सर दर्द होना हमें एहसास होता है। इवन कि हमें कहीं चोट लगती है तो हमें दर्द का एहसास होता है। हमें ये नहीं होता कि हम गिरकर खून देकर रोते हैं, कभी कभार हम पेन से रोते हैं। सो हमारी इंटरनल रेगुलेशन, हमारी इंटरनली अपने बॉडी की अवेयरनेस होना, उसमें हमारी पेन आ जाती है, हार्ट स्टमक एक आ जाता है, हेड एक आ जाता है। इसके अलावा बाउल ब्लैडर कंट्रोल आता है, हमें ये सेंस आना कि हमें यूरिनेशन या बाउल ब्लैडर का कंट्रोल की समझ आना, वो भी इंटेरोसेप्शन से रिलेटेड है। और एक और चीज इंटेरोसेप्शन से रिलेटेड है, बहुत सारे ये चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन एक चीज और रिलेटेड है इससे, वो है इमोशनल रेगुलेशन। ये भी इससे रिलेटेड है। अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं तो वो ऐसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम एंग्जाइटी में आते हैं, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमें ना पेट में कुछ महसूस हो रहा है, बटरफ्लाई सी फील हो रही है, या हमें कभी गुस्सा आता है तो कैसा महसूस होता है, हमें हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज कर रहा है, हमारी मसल में एक टेंशन बिल्ड हो रही होती है। इंटरनली रेगुलेशन जो है वो भी डिफ्रेंशिएट हो रही होती है, और इमोशंस डिफरेंस के साथ साथ हमारी बॉडी की इंटरनल रेगुलेशन भी अफेक्ट हो रही होती है। तो जिस तरीके से पेन का, बाउल ब्लैडर का कंट्रोल, एक्स का, नमनेस का, टिंगलिंग की सेंसेशन इंटेरोसेप्शन से आती है, उसी तरह इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग भी इंटेरोसेप्शन डील करता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। हम ज्यादातर समझते हैं कि सिर्फ इंटरनल रेगुलेशन का मतलब है तो उसको यही कहा जा सकता है कि पेन की सेंस होना या बाउल ब्लैडर कंट्रोल होना। नहीं, इमोशनल रेगुलेशन भी उसके साथ उतनी ही ज्यादा लिंक्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब होता क्या है, अगर मैं इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूं तो ये हमारी आप सब ने, अगर हम किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो 9th-10th में, तो एक टर्म पढ़ी होगी, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस ये होता है कि हम अपनी बॉडी का इंटरनल रेगुलेशन खुद मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो जैसे अभी सर्दियां गुजरी हैं, हमें ठंड लगना शुरू होती है तो आपने देखा हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शिवर करना शुरू हो जाती है। हम जंपर पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, हम फौरन से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है, हम रेगुलेट करना शुरू हो जाते हैं। सो ये है इंटेरोसेप्शन, इस तरीके से हमारे साथ लिंक्ड है। ये थ्रू आउट ये सेंस हमारे सोचे समझे बगैर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक होम्योस्टेसिस में मेंटेन करी होती है, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करी होती है, हमारे बॉडी को एक इंटरनल रेगुलेशन दे रही होती है। सो दिस इज जिसको हम कहेंगे कि हम इंटेरोसेप्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। सो आई होप कि आप सबको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हम बहुत सी आसान तरीके से और अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को पिक करके समझा सकूं। अब होता क्या है, समटाइम्स सेंसरी प्रोसेसिंग जब चैलेंजेस आते हैं, मैं कभी भी एक टर्म है, बहुत से लोग कहते हैं इश्यूज आते हैं, तो मैं कभी भी कहती हूँ कि ये इश्यूज नहीं होते, ये चैलेंजेस होते हैं हमारी जिंदगी में। जैसे हम कोई चीज कर नहीं पाते ना, तो हमारे लिए वो एक चैलेंज होता है। कभी कभार ऐसा होता है, मैथ्स के आईक्यू के बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो ये नहीं है कि हमारा अंदर एक प्रॉपरली, अगर हम बोले कि एक इशू आ रहा है, हम बोल सकते हैं हम चैलेंजेस फेस करें। इसी तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के से रिलेटेड किड्स जो है वो इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। आई लाइक टू कॉल देम चैलेंजेस बिकॉज दीज किड्स आर फेसिंग चैलेंजेस जो हम भी नहीं समझ पाते समटाइम्स, दो हम उनके साथ बहुत काम करते हैं। आई बिलीव कि एक थेरेपिस्ट जब एक बच्चे को देखता है तो वो उस टाइम के लिए नहीं देखता, दिन भर उसके माइंड में कहीं ना कहीं उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान चलता रहता है। तो हम बिलीव करते हैं कि वो चैलेंजेस फेस करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बच्चे इंटेरोसेप्शन चैलेंजेस को फेस करते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो पुअर रजिस्ट्रेशन में हो, वो इस सेंस को समझ ही ना पा रहे हो, या बहुत ज्यादा अवॉइडर हो। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि इसको चोट लगती है तो मुझे लगता है इसे दर्द का एहसास नहीं होता, ये गिरता है तो वो चीज महसूस करके रोता है, ये दर्द से नहीं रोता है।
फॉर एग्जाम्पल इसका नाखून टूट गया है तो मैंने देखा है तो मुझे पता चला, इसने खुद से नहीं बताया। हाँ, अगर ये गिरा होता तो सिनेरियो को देख के रोता, या ये खुद से मुझे भूख या प्यास का नहीं बताता, या ये अपनी बाउल ब्लैडर नीड्स के बारे में मुझे नहीं बता पाता, या इसने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि इसके पेट में दर्द है। वो तो मैं खुद से अंदाजा लगा लेती हूँ। ये होता है कि जब बच्चा पुअर रजिस्ट्रेशन में हो, इस चीज को समझ ही ना पा रहा हो, इस सेंस को अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो। एक होता है अवॉइड करना। पेरेंट कहते हैं कि इसका पेन का थ्रेशोल्ड इतना हाई है, इतना हाई है कि थोड़ा सा भी इसको लग जाए तो ये रोना शुरू हो जाता है, कि जैसे मुझे ऐसे लगता है इसको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, इसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इस तरह की बातें हो जाती हैं समटाइम्स। अगर मैं इस चीज को अलीना, आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये दोनों कंडीशंस क्यों होती है, या हम आगे इसकी तरफ चलें? व्हाट डू यू से? यस प्लीज, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल यूजुअली बच्चों के सिम्टम्स जो आ रहे होते, बिहेवियर्स को देख रहे होते, उसके पीछे रीजंस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हम जो भी सेंसरी इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सबको पता है हमारी ब्रेन के अंदर, मैं बहुत आसानी से बताती हूँ, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हमारा जो भी सेंसरी, जैसे हमने बात की 8 सेंसेस की, हम जो भी 8 सेंसेस का स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आसान करूं, जैसे आप हम किसी को आवाज देते हैं, आवाज देना एक ऑडिटरी स्टिमुलस है। ये स्टिमुलस हमारे कान से होते किधर जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब वो न्यूरॉन्स जब वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, उनका एक लेवल होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर वो जाकर एक्टिवेट होते हैं। हम उस पॉइंट को कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। ये वो लेवल है जहां पर जाके न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो इंडिविजुअल उसका एक रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल आवाज गई कान से ब्रेन में, ब्रेन से न्यूरॉन एक्साइट हुआ, क्या होगा उससे? हम किसी की तरफ देखेंगे, हमने रिस्पॉन्स दिया, एक बिहेवियर दिया जो कि अप्रोप्रिएट था उस स्टिमुलस के। इसी तरीके से क्या होता है, समटाइम्स कुछ बच्चों में जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है न्यूरॉन का वो बहुत कम होता है। अब कम होने से क्या है कि स्टिमुलस जा रहा है लेकिन न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हो रहा। उससे क्या होगा कि बार बार ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होगा, ज्यादा स्टिमुलस एक्टिवेट करेगा तो रिस्पॉन्स आएगा। उसमें हम कहते हैं कि बच्चा पुअर रजिस्ट्रेशन में है। वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स उस लेवल का नहीं कर रहा जिस लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था, जिस वजह से हमें बच्चे को लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा। समझ पाता है लेकिन उसको जो स्टिमुलस है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक हायर लेवल पे चाहिए होती है। इसीलिए अगर मैं बताऊं तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब पुअर रजिस्ट्रेशन के साथ बच्चा आता है तो जो उसका ट्रीटमेंट करता है उसमें वो क्या करता है, उसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी उस स्टिमुलस की, उस एक इंडिविजुअल सेंस की जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी होती है वो बढ़ा देता है, ताकि बच्चा अडेप्ट करना शुरू कर दे और आहिस्ता 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 उस सेंस को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। अब दूसरा क्या हो सकता है, न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत हाई है, अभी स्टिमुलस पहुंचा है, साथ ही उसका लेवल वो अचीव हो गया है, उसने फौरन से रिस्पॉन्ड कर दिया है। क्या होगा कि वही बात होगी, पेरेंट कहते हैं कि इसको तो छोटी सी बात पे बहुत दर्द महसूस होती है, वो छोटी सी बात पे रो पड़ेगा क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड लेवल हायर है। सो क्या होगा, रिस्पॉन्स जो है आपको एक एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। अब क्या होगा, उसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, वो उसकी अंदर ये सेंसरी डाइट के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके उसकी डेली लाइफ में इनहैंस करके वो स्टिमुलस इस तरह ऐड करेगा कि वो हैबिचुएट करना शुरू हो जाए। पहले वो अडेप्ट करा रहा था स्टिमुलस को, अब वो हैबिचुएट करा रहा है, उसको आदी बना रहा है इसका, कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिमुलस का न्यूरॉन बार बार जो जल्दी जल्दी एक्साइट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिचुएट हो जाए और उस रिस्पॉन्स की तरफ वो हमारे जैसा हम चाहते हैं उस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की तरफ आए। इसी तरीके से इंटेरोसेप्शन की बात चलती है। अब उसमें हमने करना क्या है, अगर पुअर रजिस्ट्रेशन में है बच्चा तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। अगर वो इंटेरोसेप्शन से लेकर उसकी जो है थ्रेशोल्ड बहुत हाई लेवल का है, वो फौरन से अवॉइडर है, तो क्या होगा, पुअर रजिस्ट्रेशन होता है या सीकर होता है जिसको बार बार चाहिए होता है, अवॉइडर होगा या सेंसिटिव होगा। तो क्या होगा कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उस स्टिमुलस को हैबिचुएट करना शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ एक्टिविटीज हमारे पास वही रहेंगी इंटेरोसेप्शन के लिए, लेकिन सेंसरी डाइट का तरीका चेंज हो जाता है।
मैंने पेरेंट्स के लिए बहुत इसको ईजी कर लिया है। इसके लिए या तो आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से इसको असेस करा सकते हैं, या आपको पेरेंट्स भी, चूंकि वो थेरेपीज ले लेकर आई बिलीव कि वो भी मिनी थेरेपिस्ट बन चुके होते हैं, दे आल्सो गेटिंग टू नो कि उनके बच्चे क्या चैलेंजेस इस टाइम पर फेस कर रहे हैं। सो उसको देखकर आप सेंसरी डाइट को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सेंसरी डाइट की एग्जांपल दूं रिलेटेड टू इंटेरोसेप्शन, जो कि आप घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, आई वुड से कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सुपरविजन और उसका इंडिविजुअलाइज प्लान हमेशा बेस्ट रहेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो आप होम बेस्ड करा सकते हैं, जो कि और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उसमें माइंडफुलनेस एक्टिविटीज होती हैं, योगा रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, योगा रिलेटेड में एनिमल वॉक्स आ जा सकती हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन, जितनी ज्यादा प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। अब प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज वो होती हैं हैवी वर्क, जैसे बच्चे से आपने कुछ ऐसा वेटेड उठवा लिया, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लीटर वाटर बॉटल उठवा लिया, उसकी आपको पता चलेगा आपकी बच्चा कितना वेट उठा सकता है, ताकि वो रिलैक्स होना शुरू हो जाए, उसको इंटरनली रेगुलेट करना शुरू हो जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिसमें बहुत फेमस होगी, ओटीज में बहुत फेमस है लेजी एट, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्टिविटीज बहुत फेमस समझी जाती हैं। अलर्टिंग एक्टिविटीज वही हैवी वर्क एक्टिविटीज होती हैं, वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा ओटीज एक और बिहेवियर थेरेपिस्ट एक टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें मेजरली ओटीज ही इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेंसरी इंजन, या एक अलर्ट प्रोग्राम होता है, दैट इज हाईली इफेक्टिव फॉर इंटेरोसेप्शन, जिसमें बच्चा अपने इंजन को रेगुलेट कर सकता है कि उसका इंजन जो है वो ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, रेड जोन में है, उसमें डिफरेंट ये जो मैंने आपको एक्टिविटीज दी हैं, इन एक्टिविटीज को हम बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं, और वो एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा अपना इंजन रेगुलेट कर पाता है, वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हम सब ज्यादातर, और ऑटिज्म में स्पेसिफिकली हम सबको पता है हम विजुअल लर्नर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो विजुअली जब अपने आप को एक चार्ट पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो इंटरनली अपने आप को अपनी रेगुलेशन समझने में आसानी कर पाते हैं। सो वो चीज़ उनके लिए अलर्ट प्रोग्राम इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, आई हैव यूज्ड इट अ लॉट, और उससे बहुत चेंजेस आई हैं, और पेरेंट्स के साथ मुझे उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि वो यूटिलाइज हो सकता है। बट इट्स बेटर कि आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, सो दैट अगर आपकी कोई बच्चे की इंडिविजुअलाइज नीड है, बिकॉज मैं बहुत जनरल बता रही हूँ, सो इस वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। इसके अलावा एक सुपर फ्लेक्स प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन से रिलेटेड आप सिखा सकते हैं। उसमें उसके डिफरेंट स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक रॉक है, रॉक वो है जो अपनी सोच को, अपने इमोशंस को चेंज नहीं करता, रिजिड रहता है। सुपर फ्लेक्स हीरो है जो हेल्प करता है। सो वो एक स्टोरी के थ्रू बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं, और फिर थेरेपिस्ट उनके साथ करता है कि हमने रॉक थिंकिंग रखनी है, या सुपर फ्लेक्स की तरह हमने रहना है। सो दैट इज व्हाट जो सुपर फ्लेक्स प्रोग्राम जो है वो, क्योंकि एक विजुअली बच्चों को एक स्टोरी, बिकॉज सोशल स्टोरीज हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, सो ये सब इमोशनल रेगुलेशन में आपको बहुत हेल्प करती हैं। सो दीज आर व्हाट एक्टिविटीज जो आप इंटेरोसेप्शन के लिए जनरली घर में यूज कर सकते हैं, और जितनी आप हैवी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज को यूटिलाइज कर पाए, बच्चे को सॉसेज रोल कर लिया, सैंडविच कर लिया, सो एंड मैं बिलीव करती हूँ कि पेरेंट की अपने बच्चे के साथ जितनी इंट्रैक्शन है, जितना रेपो है, और जितना आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट्स ऑलवेज द गोल्डन पॉइंट। आप समटाइम्स अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप उनके कौन कौन से चैलेंजेस को ओवरकम कर जाते हैं विदाउट नोइंग, बिकॉज जब आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली यू आर डूइंग अ मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो डिफरेंट सेंसेस टारगेट हो रही होती है, और उसमें आप बहुत सारा उनके साथ गोल्डन टाइम के साथ चैलेंजेस कर रहे होते हैं। आई होप अलीना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एनीथिंग एल्स जो आप चाहती हैं कि मैं इसमें ऐड ऑन कर सकूं? अच्छा, यू एक्सप्लेन्ड इट सो वेल माशाल्लाह से। और आज के जैसे हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो आगे हम कवर करेंगे सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी ही है, उसमें भी मल्टीपल थेरेपीज को एट अ टाइम, सॉरी सेंसेस को हम एट अ टाइम केटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इमोशनल रेगुलेशन तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कार्ड्स के ज़रिए या इन चीज़ों से। अब जिनको बच्चों को अक्सर इंट्रोसेप्शन का जिनको प्रॉब्लम आता है, जिनको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हो पा रही होती, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लैडर जो है वो फुल हो चुका है, एंड लास्ट मोमेंट पे दे
pass the stool or the pass the urine, ये पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं. इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं? और इसी तरीके से जो भूख का होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो खाते जाते हैं, दे कैन नॉट इवन स्टॉप, और अगर आप उनको फीड करो उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी मदर या कोई और खाने के लिए बैठेगा, वो फिर से खाना शुरू कर देते हैं. समटाइम्स पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा पैरासाइट्स का प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट्स देते जाते हैं, जबकि कहीं ना कहीं इंट्रोसेप्शन इसमें आ रही है. तो इस सिनेरियो में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपने बात की इमोशनल रेगुलेशन के साथ साथ आपने मुझसे बात की टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर आपने बात की. सो टॉयलेट ट्रेनिंग में एक बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इन कॉम्बिनेशन रोल होता है. अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के ऊपर, सो बेसिकली जैसे सोशल स्टोरी साथ साथ चल रही होती हैं बच्चों के साथ, द बेस्ट थिंग इज एक तो हम बिहेवियर थेरेपिस्ट जैसे अप्रोच यूज करते हैं, वो एक टाइमिंग्स का प्रॉपर एक स्लॉट रखते हैं कि आपने इस तरीके से टाइमिंग्स के साथ बच्चों का चलना है. बट व्हाट आई रियली एक्नॉलेज इज विजुअल स्केड्यूल जो बच्चों के साथ यूज होता है. विजुअल स्केड्यूल और टोकन सिस्टम इज ऑलवेज द बेस्ट सिस्टम. विजुअल स्केड्यूल में बच्चे विजुअलाइज कर पाते हैं, जिसमें हम प्रॉपर उनके साथ स्टेप्स करते हैं, पेंट ऑफ होती है, वो सीट पर बैठते हैं. और इवन देयर आर टाइम्स, मैं हमेशा पेरेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि बच्चे को कुछ सिखाना है ना, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. समटाइम्स हम छोड़ देते हैं बिकॉज हमें लगता है कि बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, इवन हम ड्राइविंग भी सीखते हैं, हम उसमें कोई गलती करेंगे, फिर हम सीखेंगे, फिर हमें शाबाश मिलेगी, एक रिवॉर्ड मिलेगा, कभी तुक्का ठीक हो जाएगा तो कभी गलत भी हो जाएगा. सो इट्स अ वेरी हर चीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो. आप जाएं, आप इनके साथ विजुअल स्केड्यूल यूज करें. ठीक है, समटाइम्स ये है कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा, वो नहीं करेगा, दैट्स ओके. किया, विल गिव हिम अ टोकन, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग, एक एप्रिसिएशन मिल जाएगी उसको, एंड देन वो उसका एक अच्छा बिहेवियर बन जाएगा और हमें उसका कॉन्सिक्वेंस, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेगा. लेकिन इसके लिए परसिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है. उसके साथ साथ एक सोशल स्टोरीज चल रही होती है जिससे आप विजुअली बच्चों के साथ भी काम कर रहे होते हैं. उसके अलावा अगर आप विजुअल स्केड्यूल यूज करें और उनके साथ एक टाइमिंग प्रॉपर सेट रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता विद कंसिस्टेंसी बच्चे टुवर्ड्स टॉयलेट ट्रेनिंग आते ही आते हैं. इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, दैट वाज रिलेटेड टू फूड. अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उनकी सेंसी डाइट को इनहेंस कर देते हैं. जैसे मैंने आपसे रिलेटेड बात की, हम हैवी वर्क एक्सरसाइजेस को इंक्रीज कर देते हैं. वो एक्सरसाइजेस जिससे उनकी जितना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस, क्या होता है प्रोप्रियोसेप्शन, मैंने बताया था सेल्फ अवेयरनेस है, जितना ज़्यादा हम उनकी सेल्फ अवेयरनेस को टारगेट करेंगे. बेसिकली हम पता है काम किस चीज़ पे कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी पे. अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पेरेंट्स इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें. न्यूरोप्लास्टिसिटी हम बिलीव ये करते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हम न्यूरॉन्स को बार बार टारगेट करके, मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ, मैं बिल्कुल साइंटिफिक टर्म में नहीं बता रही, तो जो डॉक्टर्स होंगे या जो भी होंगे वो कह रहे होंगे कि, लेकिन आई वांटेड कि पेरेंट्स इसको आसानी से समझ सकें. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग, इट्स लाइक वेकिंग अप द न्यूरॉन्स, कि हम न्यूरॉन्स को वेक अप कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी बिलीव. इसके लिए हम ये करते ही हैं कि हम बार बार, अब जिस सेंस को हमने टारगेट करना है, जैसे इंटेरोसेप्शन है, इसके लिए हम करते ही हैं कि हम हैवी वर्क एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं, रिलेटेड प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड काम करा रहे होते हैं. उससे होता ये है कि बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम हो रहा होता है. जितना वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाएगा उतना ही वो इंटरनल रेगुलेशन की तरफ भी जाता जाएगा. लेकिन आपने साथ साथ सेंस भी देनी है. फॉर एग्जाम्पल, oh my tummy is full, your tummy is full, finish. Okay, you have to give them the concept. आप उनको खाना खिलाने के बाद कहें 5 or 3 2, even don't count, say let's finish, और फिर आप प्लेट को साइड पे कर दें. दे वुड नो कि अच्छा ऐसा भी टाइम होता है. दिल अच्छा उससे होगा क्या, उनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, अच्छा जब खाना पेरेंट्स खिला देते हैं उसके बाद एक फिनिश का सेशन भी होता है. अगर हम एक किसी इंसान के आगे से खाना उठा लें, कोई डिफरेंस नहीं होगा. एक फिनिश का सेंटेंस यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात बैठेगी कि ये चीज खत्म हो गई है. ऐसा ही है, आपने उनको साथ साथ प्रोप्रियोसेप्शन पे काम करना है, उनकी लर्निंग एक्टिविटीज पे काम करना है, लेकिन साथ साथ खुद से अवेयरनेस देते जाए. टाइम लगता है, लेकिन पेरेंट्स हमेशा बताते हैं हाँ जी कि अब आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार ये खुद से भी फिनिश करना शुरू होता है. कभी शुरू में पेरेंट्स कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुक्का लग गया, तुक्के में फिनिश कह दिया, या उसको एंजॉय करते हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहेंड करना शुरू हो जाते हैं, वो खुद से फिनिश की तरफ भी आते हैं. बट येस, हमें सेंसरी डाइट भी देनी है साथ साथ,
वो भी उनकी इन्हांस करती रहनी है। उसमें एक तरीका ये भी होता है कि अगर विंटर्स हो तो आई रिकमेंड पेरेंट्स को कि आप उनको भगाएं, उनके साथ रनिंग एक्टिविटीज़ करें ऐसी जिसमें आपने कभी देखे हम इतना भागते हैं कि समटाइम हमें अपनी हार्ट बीट फील हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कभी कभार विंटर्स में भी ऐसा होता है बिकॉज इस ये होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। तो मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप उनके साथ ऐसी रनिंग एक्टिविटीज बट रैंडम ना हो, गोल ओरिएंटेड हो, ऐसी हो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। समटाइम पेरेंट्स कहते हैं बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो आई वुड से अच्छा उसको बाइसिकल पसंद है तो लेट्स रन एंड टच द बाइसिकल, लेट्स गो एंड टच बाबाज कार, और इस तरीके से करके उनके साथ रनिंग कराएं। ऐसे उनकी वोकेबलरी भी इनहेंस हो रही है, प्रॉप्रियोसेप्टिवली से ज़्यादा इंटेरोसेप्टिवली भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, और साथ साथ आप उनको विजुअल वर्बली भी प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं। तो ये दोनों जब इन कॉम्बिनेशन चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बच्चों में चेंजेस फील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। आई वाज रीडिंग समवेयर, उसमें ये कहा था ये प्रोप्रियोसेप्टिव और जो इंट्रोसेप्टिव होती है ना सेंसेस, ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड है। तो बिल्कुल ये चीज़ें जैसे आपने इतने अच्छे से गाइड किया, हम श्योर के पेरेंट्स अगर वो ये सोचें कि हमारा बच्चा इंटरनली कैसे रेगुलेट करेगा, जब वो फिजिकल एक्सरसाइजेज और इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाएगा, उसमें एंगेज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको अंदर की भी सेंसेस रेगुलेट हो। जैसे आपने इतनी अच्छी एक बात की यहाँ पे कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, इवन मैं आई नो दिस थिंग कि जब आप रनिंग करवाते हो ना बच्चों को, तो उस टाइम आपके न्यूरल पाथवेज नए बन रहे होते हैं, pathways build कर रहे थे, that is what we wanted so to do. absolutely. So moving on to the next topic, हमारा sensory enrichment, Enrichment. that is the answer to all these problems that is happening. तो उसके बारे में Yes. अच्छा, सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी आई वुड से कि डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। जैसे कुछ अप्रोच कहती हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी ली होगी जो बच्चे सेंसरी चैलेंजेस के साथ हैं। कहीं पे एक वो देखते होंगे कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अप्रोच यूज कर रहे होते हैं कि जहाँ पे बच्चा, अगर ये बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्टिव है या ओवरवेलमिंग है तो ये सिचुएशन को वो कट आउट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कहीं कहा जाता है कि अगर बच्चे के लिए ऑडिटरी स्टिमुलस मॉल्स में बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा कि कहीं हेडफोन्स रिकमेंड हो जाते हैं। एक ही अप्रोच यूज होती है कि जो स्टिमुलस बच्चे के लिए ओवरवेलमिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा कट डाउन किया जाए। या फिर आपने देखा होगा कि कहीं पे ये अप्रोच यूज हो रही होती है कि बच्चा जिस चीज के लिए क्रेव कर रहा है या फिर किसी चीज को अवॉइड कर रहा है तो उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ में ऐड ऑन किया जा रहा है, उसको उस चीज की तरफ हैबिचुएट किया जा रहा होता है। कभी कहीं ये अप्रोच यूज हो रही होती है। इसी तरीके से डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच और है जिसको हम कहते हैं सेंसरी इनरिचमेंट थेरी या थेरेपी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी इज द सेम थिंग, बट दे आर द डिफरेंट थिंग्स। सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी में बच्चों की सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर डेफिनेटली काम होता है, वैसे ही सेंसरी इंटीग्रेशन की तरह सेंसरी इनरिचमेंट से भी अटेंशन अचीव होती है, सेंसरी प्रोसेसिंग इनहेंस होती है, उनकी आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनहेंस होते हैं। इवन रिसर्चेस से कि उनका आईक्यू लेवल इनहेंस होता है। बट सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी सिर्फ सेंसरी प्रोसेसिंग को टारगेट नहीं करती, दैट primarily targets on the function and the performance of the brain. इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर इसकी हिस्ट्री बता सकूं कि ये एक्चुअली बिकॉज अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी तो शायद लोग इसको इजीली समझ सकें। इसकी हिस्ट्री एक आई डोंट नो ये कब एक्सपेरिमेंट हुआ था। एज फार एज आई रिमेम्बर दैट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन बेसिकली ऑन द रैट्स, और वो एक्सपेरिमेंट ये किया गया था रैट्स के साथ डिफरेंट उनको, जैसे कि ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ डिफरेंट वो जीन्स ऐड किए जाते हैं जिससे पर्टिकुलरली जो डायग्नोसिस हम अचीव करना चाहते हैं। उसी में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो दे पुट रैट्स इन 2 केजेस। एक सिंपल केज था, एक केज था जिसमें रोटेटिंग व्हील्स थे, जिसमें स्टेयर्स थे, एंड दे गॉट टू न्यू कि वो जो रैट्स इवन जिसमें डिफरेंट डिजीज के उन्होंने जीन्स भी म्यूटेट किए थे, वो रैट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर थी एज कम्पेयर टू दोज रैट्स जो कि एक सिंपल केज पे थे। वहां से एक आइडिया पिक हुआ कि व्हाई दे वर सच अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके अंदर इतनी अच्छी इनहैंस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों थी। फिर एक थ्योरी आई गई कि कहा गया कि माइट बी कि उनके पास एक सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट थी। सो वहां से रिसर्च होते 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 ह्यूमंस के ऊपर आते 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 इट टर्न्ड आउट कि ये रिसर्च आई, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया, लेकिन एक रिसर्च आई जो कहती है कि
अगर एक सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट दी जाए, ब्रेन की फंक्शनिंग पे काम किया जाए, उसके ऊपर एक प्राइमरी फोकस किया जाए, तो हम अच्छे से टेंशन को अचीव कर पाते हैं। हम जो सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स सेंसरी इंटीग्रेशन से ले रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, वही हम उनसे भी कर सकते हैं, बल्कि हम एक हायर आईक्यू लेवल की तरफ जाते हैं। सो वहां से एक सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी है ओरिजिनेट हुई। और बेसिकली इट सेज के एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलरली इट्स क्योंकि क्लिनिकली एक्सपेरिमेंटेड ऑन द किड्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। सो इट सेज कि जब उनको एक सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है तो उनका ब्रेन फंक्शन एनहांस होता है। इसकी एग्जांपल ऐसी दी जाए, जैसे आप अपने बच्चे को एक वार्म बाथ दे, उसके बाद उसको टॉवल में रैप कर दे, लेवेंडर लेवेंडर की स्मेल कर दे, या उसको रब कर रहे हो, उसको प्रोप्रियोसेप्टिवली डीप प्रेशर से मसाजेस दे रहे हो और साथ साथ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो। एक सेंस टारगेट नहीं हो रही उसमें, एक बच्चे के लिए एक इनरिच्ड एनवायरनमेंट का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोटोकॉल का, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, उसमें से एक यही है कि इसमें यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं उसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, फॉर एग्जांपल 2 बाउल्स के अंदर आप एक ठंडा पानी रख दें, गर्म पानी रख दें। आई होप जो सेंसिटिव थेरेपी के बारे में जानते होंगे, इस एग्जांपल को बहुत कोट किया जाता है। उसमें ये होता है कि बच्चे से कहा जाता है कि वो साइमल्टेनियसली अपने दोनों हाथों को एक एक बाउल में रख दे, यानी कि एक वार्म वाटर ल्यूक वार्म में और एक कोल्ड में। अब होगा क्या, और कोशिश की जाती है, अच्छा इस प्रैक्टिस में व्हाट शुड बी प्रेफर्ड इज कि बच्चा बाउल को टच ना करे, मतलब प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस ना ले, उस वक्त सिर्फ फील करे। अब क्या हो रहा है, एक तरफ वार्म वाटर है, एक तरफ कोल्ड वाटर है, और हमें पता है कि हमारा ब्रेन जो है, जैसे अच्छा अगर मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूं, हम अपनी बॉडी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है। जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन डील करता है, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो लेफ्ट साइड। और एक हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्पस कोलेसम, वो एक ब्रिज बनता है जो हमारी दोनों पार्ट्स को आपस में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी राइट साइड को लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ, अपनी मिड लाइन को क्रॉस कर रही हूँ, तो मैं अपनी दोनों बॉडी के हाफ्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर रही हूँ। अब इसी तरीके से क्या है कि एक हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो वार्म वाटर में है, एक कोल्ड वाटर में है। सो ब्रिज करने वाली जो कॉर्पस कोलेसम है वो एक्टिवेट होगा, वो फील करेगा वन पार्ट ऑफ द बॉडी वार्म पर है, एक कोल्ड पर है। अब अगर यही दोनों हाथ ठंडे पे हो तो वो इजीली ब्रिज कर पाएगा कि दोनों हाथ ठंडे पानी में महसूस करें। अब वो वार्म और कोल्ड की अगर सेंस होगी तो उसकी ब्रिजिंग सेंस, वो जिस तरीके से दोनों हाफ्स ऑफ द बॉडी को ब्रिज करता है, वो सेंसेशन इनहैंस हो जाएगी। सो बेसिकली बहुत से पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा उसके प्रोटोकॉल में ये चीज है तो ये होती क्यों है। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को बेसिकली उसकी लॉजिक पता हो, और मुझे लगता है कि आपको जितना अपने बच्चे की जो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी या किसी भी थेरेपी में कोई भी काम हो रहा है, हमेशा पेरेंट्स को लॉजिक पता होनी चाहिए कि काम हो क्यों रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसका रैशनल क्या है। ये सिर्फ गर्म ठंडे पानी नहीं है, दे हैड अ रैशनल बिहाइंड इट। सो अब क्या होगा, अब कॉर्पस कलेसम ने अच्छी ब्रिजिंग की है, इट्स गिविंग अ हाइटेंड सेंस, अटेंशन बिल्ड होगी हमारे अंदर, एक अटेंशन आएगी फॉरन से, यस देयर इज अ वार्म वाटर इन सब एक साइड पे, देयर इज अ कोल्ड वाटर इन सम साइड। ऑब्वियसली हमें पता है हमारी अटेंशन एक बहुत जिसको मैं एक बहुत मेजर पार्ट समझती हूँ ट्रीटमेंट में, कि अगर अच्छी अटेंशन होती है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोसेसिंग उससे बहुत डिपेंड करती है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स बहुत उससे एनहांस होंगे। एंड देन कॉग्निटिवली मैंने बताया कि रिसर्च कहती है कि इससे बहुत अच्छा हायर आईक्यू रेट जो है वो इंक्रीज होता है। आइडियली सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी के लिए इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट रिकमेंड की जाती है। जैसे आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को मैं इसकी एग्जांपल एक ऐसी चीज से दे रही हूँ, मैं कॉमन चीज से देना चाहती हूँ। नेमचेक प्रोटोकॉल आप सबने सुना होगा बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग नेमचेक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, और कभी कभार कुछ पेरेंट्स आके कहते हैं कि आप उसको यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ मैं बहुत ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है उसके ऊपर रिसर्च हुई है, डेफिनेटली, बट हम गूगल से उसको उठा लेते हैं। मैं एज फार एज आई रिकमेंड उसके प्रोटोकॉल्स हैं, सिर्फ ओमेगाज देने से या फिश ऑयल देने से नेमचेक प्रोटोकॉल कंप्लीटली फॉलो नहीं होता। आई बिलीव के डेफिनेटली चेंज आएगा, बट अगर प्रोटोकॉल्स, वो एक होता है ना कि सर दर्द तो पैराडॉल से भी उतर जाता है, लेकिन अगर आप प्राइमरी कॉज पे चले जाएं तो वो ज्यादा बेटर चीज है।
सो इट्स बेटर कि हम उसके जिस तरीके से नेमचेक प्रोटोकॉल, उसके नाम के साथ ही प्रोटोकॉल है, उसको उसके प्रोटोकॉल के साथ फॉलो किया जाए बाकायदा तौर पे। इसी तरह आई बिलीव कि सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी जो है वो उसके लिए भी उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं। बहुत से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो इसके अंदर आगे सर्टिफिकेशंस करते हैं, अपने आप को लिखते भी हैं सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपिस्ट, क्योंकि वो उसकी सर्टिफिकेशन लेते हैं। सो उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड अगर असेसमेंट कराई जाए और फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली क्लिनिकली उसके ऊपर बहुत एविडेंस है कि यस इट गिव्स अ मेजर रिजल्ट्स। और बहुत सारे लोग उसको, चूंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी मल्टी सेंसरी अप्रोच से कहीं ना कहीं उसको लिंक कर जाते हैं। सो यस, अगर उसके आप एग्जांपल देखें तो बच्चे के साथ बेकिंग करना, उसमें डिफरेंट सेंसेस इन्वॉल्व हो रही होती हैं, हाइटेंड सेंसेस होती हैं, टेक्टाइल मिल रहा है, इवन के एक्चुअली क्योंकि मैं रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस थेरेपी को समझा ये जाता है कि जो बच्चे की इन्वायरमेंट है ना, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उससे ज़्यादा इनरिच्ड उसको सेंसेशंस मिले। जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अच्छा हम मल्टी सेंसरी दे रहे हैं तो उसमें शायद सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी हो रही है। नहीं, अगर आप इन्वायरमेंट में ऑलरेडी उसको मल्टी सेंसरी टारगेट करें तो वो एनफ नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर में सिर्फ कारपेट्स है ना और आप अपने बच्चे के लिए डिफरेंट टेक्सचर्स के कारपेट्स को बिछाते हैं, आप उसको इनरिच कर रहे हैं इन एडिशन, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन इनरिचमेंट थेरेपी। तो इट्स अच्छा, बेटर। ये चीज़ पे हाँ, बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने ये बात की ना कि ब्रेन बैलेंसिंग की और लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है। तो ये भी होता है कि हमारे कुछ बच्चे जो होते हैं लेफ्ट साइड पे डोमिनेंट होते हैं जिनका ब्रेन, और कुछ बच्चों का राइट साइड डोमिनेंट होता है ब्रेन का। तो जो आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया ना कि जब आपने ये थेरेपी स्टार्ट करनी है तो ये नहीं है कि आप यूट्यूब से वीडियो देख के आप खुद से स्टार्ट कर लो, बिकॉज हो सकता है आपका बच्चे का जो ब्रेन डोमिनेंट है वो लेफ्ट साइड है और आप ऐसी कोई एक्सरसाइजेस उससे करवा रहे हो जो कि लेफ्ट साइड को ही मजीद डोमिनेट करती जा रही है और बिल्कुल राइट साइड उसका रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा। सो इस पे भी प्लीज थोड़ा सा हाजिर जरूर डिस्कशन बिल्कुल करना। बिल्कुल इसके ऊपर आप जब मुझे बात करी थी तो मुझे एक बात याद आ गई। इट्स बीन 2 months बैक मैं टेम्पल ग्रैंडन का एक इंटरव्यू सुन रही थी। आई होप अगर मैं बता दूं एक पेरेंट्स को, टेम्पल ग्रैंडन इज द फीमेल who was diagnosed in the very pioneer years with autism spectrum disorder। और उस टाइम पर लोग नहीं जानते थे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। अगर आपने उसके बारे में डिटेल जानना है तो उसकी एक मूवी है टेम्पल ग्रैंडन के नाम से, दैट टेल्स अबाउट हर लाइफ स्टोरी। और मैं पेरेंट्स को बताने के लिए कि व्हाट दीज किड्स हैव द पावर, कि इवन जो भी वर्ल्ड का जो बेस्ट स्लॉटर सिस्टम है फॉर एनिमल्स वाज डिवाइस्ड बाय टेम्पल ग्रैंडन। सो रिसेंटली 2 months बैक मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रही थी रिलेटेड टू सेंसरी इनरिचमेंट थेरेपी, एंड शी वाज, बिकॉज शी इज द वन जिसने, अगर जितने भी थेरेपिस्ट हैं वो सब टेम्पल ग्रैंडन को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत शौक से सुनते हैं, बिकॉज शी इज द वन जिसने वर्ल्ड को अपने ब्रेन स्कैन्स दिए, जिसने हग मशीन्स बताई, जिसने लोगों को बताया कि हग करके प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट से एक बच्चा रिलैक्स होता है, उसने अपने लिए खुद सबसे पहले बनाई थी। और वो अपने ब्रेन स्कैन्स, क्यों हमें पता चला न्यूरॉन्स का ये सारा, कि उसने अपने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स, उसके ब्रेन स्कैन्स यूज होते हैं। सो उसकी मैं इंटरव्यू को ही सुन रही थी तो शी वाज टेलिंग, जब वो सेंस एनरिचमेंट थेरेपी के बारे में डिस्कस करी तो शी वाज टेलिंग कि यस कि सेंस एनरिचमेंट थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कि आफ्टर हर ब्रेन स्कैन्स कहीं ना कहीं ये बात होती है कि जो फ्रंटल हमारा लोब होता है जो ब्रेन का, जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जिसको हम कहते हैं, जो जैसे होता है ना सीईओ हमारे किसी ऑफिस का, उसी तरह के हमारे ब्रेन का सीईओ है फ्रंटल लोब। तो शी सेज के एएसडी में ज्यादातर देखा गया है कि जो सर्किट्स होते हैं वो इम्पेयर्ड होते हैं इन द फ्रंटल लोब, मिसमैचिंग होती है कहीं ना कहीं। लेकिन शी सेज कि अगर आप मेरा न्यूरॉन स्ट्रक्चर लेंगे तो इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। क्यों? उसके पास सेंसरी वेरिएबल डिफरेंट होगा। मैं विजुअली सीकर हूँ तो डिपेंड करता है दूसरा ऑडिटरी सीकर हो, बिकॉज मेरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, बिकॉज ये डॉक्टर्स अच्छे से बता सकते हैं, बट अगर आप गूगल पे भी देख सकते हैं उनके न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स को, तो वो जहाँ पर हमारा विजुअल स्टिमुलस जाता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म पे है, तो शी सेज कि मैं विजुअल सीकर हूँ। इसी तरीके से शी वाज टेलिंग कि सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी से रिलेटेड के क्यों इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, कि हर एक का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक डिफरेंट तरीके से होगा रिलेटेड टू देयर सेंसरी वेरिएबल जो वो अटेंड करते हैं। सो दैट इज वाई एक इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करना चाहिए। हर बच्चा विजुअल सीकर नहीं होगा। और आपने बात की डोमिनेंस की, तो यस,
दैट इज। और लेकिन पर्टिकुलरली हम जब सेंसेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, सो उसके हिसाब से एक पूरा सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। हम क्वेश्चंस सारे बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है एंड हम लोग इंशाल्लाह सेशन के एंड में आपसे क्वेश्चंस वगैरह लेके हाजरा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? I hope I've gone through a little detail। मैं ये बता देती हूँ सेंसरी इनरिच थेरेपी में वही कि आप बच्चों के साथ बेकिंग कर सकते हैं किसी कौन सी शॉप पे, फ्लोरल शॉप पे जा सकते हैं बच्चों के साथ। इस तरह की एक्टिविटीज सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट जो कि उनकी डेली लाइफ से हट कर है, जिससे आप सेंसरी इनरिच्ड एनवायरनमेंट दे सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन आई ऑलवेज से कि उसका प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज रिसर्च जो है वो उस प्रोटोकॉल के बेस के ऊपर हुई है, तो वी शुड फॉलो द प्रोटोकॉल। और वो जो सेंसरी इनरिच्ड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं, दे वुड डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू टेल कि मैं नहीं हूँ, बट येस देयर आर सो मेनी इन लाहौर, सो यू कैन गो टू देम एंड दे कैन टेल यू अ लॉट बेटर। चलिए, बिल्कुल आप हमसे वो लिस्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज पेरेंट्स कुछ पूछ भी रहे हैं तो हम उनको ताकि शेयर कर सकें। इसमें दो चीज़ें मुझे जब मैं इसके बारे में रीड आउट कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल जो यूजुअली जब हम सेंसरी थेरेपीज करते हैं उसमें नहीं होता। एक सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज़ द मेन हमारी सेंस होती है जो कि हमारी मेमोरीज को जो सी है ना इनहांस करती है, रेगुलेट करती है। अगर हम कोई अच्छा खाना बनाओ घर के अंदर और हमें कोई अच्छा चीज़ खा ले तो हमें हमारी दादी का खाना याद आ जाता है स्मेल करके ही। तो ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ था। म्यूजिक है, म्यूजिक को भी इंटीग्रेट किस तरीके से बिल्कुल करते ऐसा ही है। हैं मैं हम इसके लोगों का। अंदर थोड़ा सा लीना ऐड करना चाहूँगी। यस, उन्होंने ऑल्फैक्टरी सेंस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हांस किया। इवन के उसका एक प्रोटोकॉल के अंदर एक पॉइंट आता है जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो उस टाइम पर डिफरेंट पेपरमेंट या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को जो है वो करते हैं। इसको अगर मैं बताऊँ ना कि अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमेशा पेरेंट्स को ना एक रैशनल पता हो कि ये चीज़ें होती क्यों है। डेफिनेटली हम जब स्मेल करते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अटेंशन बिल्ड होती है। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, ये हमें बड़ा कंट्रोल करती है। सो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कैसे, मैं कहती हूँ जितना हमें एक विजुअल और स्मेल कंट्रोल करती है। मैंने कहा आपके सामने एक बहुत ही विजुअली अच्छा खाना पड़ा होगा ना, लेकिन आपको उसमें से स्मेल आएगी, आपके ब्रेन में नेगेटिव फीडबैक आएगा, आप उसको मोटरली तौर पे कभी नहीं पकड़ेंगे। ऐसा ही है ना, आपको इतना सेंस ऑफ स्मेल इतना आपको रेगुलेट करती है। इट्स लाइक क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करी होती हूँ, बेसिकली ये बात थोड़ी हट के हो जाएगी, लेकिन बिकॉज आई वांटेड टू ऐड के हम इस ऑल्फैक्टरी के बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं। जब पिकी ईटिंग के साथ बच्चे आते हैं तो आई लेट पीपल नो कि एक्चुअली ये नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि बच्चा सिर्फ खाना खा रहा है, वो टेक्सचर्स को ले रहा होता है। समटाइम्स वो स्मेल, उसके लिए स्मेल ओवरवेलमिंग हो रही होती है, हम शायद उसको भी निगलेक्ट कर रहे होते हैं। सो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो सिर्फ कहते हैं ना एयर मॉलिक्यूल से ही सिर्फ जा रही है, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी कंट्रोलिंग है। सो यस, हम किसी अच्छे फूल को स्मेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अगर आप हम कभी किसी शॉप पे जाएं ना, फ्लोरल शॉप पे जाएं, मैंने अभी मेंशन भी किया था फ्लोरल शॉप पे जाएं, वो बेसिकली आई शुड हैव एडिड कि ऑल्फैक्टरी का जो है इसमें बहुत रोल है। तो आप में से कोई कैसा भी जाए, हमें वो प्यारी प्यारी भीनी भीनी सी स्मेल आ रही होती है, हम ऑटोमेटिकली बड़े रिलैक्स, हमारा बॉडी पॉस्चर रिलैक्स होता है। सोच के लग रहा होगा नहीं, लेकिन अगर आप जाएं और कभी ट्राई करें इस चीज़ को तो आप फील करेंगे। एटलीस्ट आई ऑलवेज फील कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी पॉस्चर ना रिलैक्स होता है, आपको कहीं ना कहीं वो स्मेल जो है काम डाउन कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। इसीलिए मैंने बेकिंग और वो कह रही थी कि आप बच्चों के साथ मिलकर खाना पका सकते हैं, उसकी स्मेल होना, फ्लोरल शॉप पे जाना, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अच्छी होती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ज़्यादातर चूँकि लेवेंडर ऑयल और ये डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट समझे जाते हैं, तो उसमें ऐड ऑन हो गया। लेकिन येस, अगर जितनी भी पॉजिटिव स्मेल्स हैं वो सब इस चीज़ के लिए बड़ी इन्हांस्ड इनरिच्ड आपको एनवायरनमेंट देती हैं। डेफिनेटली, थैंक यू अलीना फॉर एडिंग इट। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है अरूज हसन का। शी वांटेड टू आस्क के कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इंट्रोसेप्शन को लेके। आई थिंक वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। डू यू वांट टू ऐड मोर, स्पेशली थिंकिंग अबाउट द एडल्ट्स जो ज़रा बड़े होते हैं,
जो Okay. puberty को हिट करते हैं उनके लिए अगर आप कुछ ऐड अप कर सकें। अच्छा, डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ कि जो एक्टिविटीज कराई जाएं वो ऐसी हो जो फंक्शनल हो। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ कि आप एक्टिविटी करा भी सकते हो, फॉर एग्जांपल बच्चों के साथ एनिमल वॉक ठीक है, फन हो सकता है। अब जब बड़े के साथ आए तो फॉर एग्जांपल फर्नीचर को चेंज किया, आज हम रूम सेटिंग चेंज करेंगे, बच्चा प्यूबर्टी में है, टीनेज में है, होगा क्या, टारगेट क्या हो रहा है, पेरेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इंट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे के अंदर एक सेल्फ स्टीम आ रही है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ रही है कि पेरेंट ने मुझे कंसिडर किया फॉर द रूम सेटिंग। फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर को मूव करें, हैवी वर्क कर रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव को रीच आउट करें तो डेफिनेटली इंटेरोसेप्शन जो है वो लिंक है उसके साथ। अब बेसिकली अगर मैं प्रोप्रियोसेप्शन का दूसरा नाम लूँ तो उसको हम एक्सटेरोसेप्शन कहते हैं। हम कहते हैं छोटे बड़े बहन भाई हैं, सॉरी इट्स अ वेरी इजी टर्म बट येस, एक्सटेरोसेप्शन और इंटेरोसेप्शन। सो आप बच्चों के साथ रूम सेट करवा सकते हैं और अपना भारी बैग उठवा के प्लीज़ मुझे हेल्प आउट कर दोगे, मेरा बैग किधर पड़ा है, उस कमरे से ये चीज़ ला दोगे। सो ऐसी चीज़ें जो कि टीनेज में आप बच्चों के साथ करा सकते हैं और जिसमें उनको लगे कि दे आर द वंस, उनको लीड मिल रही है। अच्छा, आई बिलीव कि टीनेज में ना बच्चों को अपनी लीड चाहिए होती है। गो विद द चाइल्ड लीड बट हैव योर लीड अल्टीमेटली। बेसिकली आप उनको लीड दे रहे हैं लेकिन लीड पीछे से आपकी ही है। सो बच्चों के अंदर वो जो एक मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम बिल्ड होती है ना, दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। तो आई वुड बिलीव कि हम कुछ भी ऐसा यूज़ करें उनके साथ, ऐसी एक्टिविटीज़ करें डेली लाइफ में जो हैवी वर्क हो और जिससे आप उनको मोटिवेशन भी कर सकें और उनको उनकी लीड भी दे सकें। तो इट वुड बी ऑलवेज अ बेनिफिशियल थिंग। आई होप मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। इफ यू वांट एनी अदर एक्टिविटीज़ तो मैं मजीद ऐड करूँगी, बट आई बिलीव कि जितना, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता, आपके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, किचन में से कोई सामान है उठा के लाना है, करना है, एनीथिंग जिसमें आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सके। कुकिंग टाइम में उसे इन्वॉल्व करें, पैन्स उसके साथ इजीली शिफ्ट करवा सकें, ऐसी चीज़ जिसमें भी आप उसके साथ इन्वॉल्व हो। बुक्स उसकी उठवा रहे हैं। कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेस बड़ी अच्छी रहती है, स्पेशली जो यस, बच्चे पुबर्टी को हिट कर जाते हैं ना, और स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनके लिए कोर स्टेबिलिटी की आप एक्सरसाइजेस करते हो ना, तो उनका मैंने, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने बेटे के साथ भी नोटिस की थी, जैसे हम ऑल्फैक्टरी इश्यूज़ की बात करें और बाकी भी, मैंने देखा कि वो जब और बैलेंस नहीं था उसका बिल्कुल भी, साइकिल ही कुडंट डू इट। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैं उसको रन अप चाहती थी, एक्सरसाइजेस वगैरह हमने कोर स्टेबिलिटी की ना, विदाउट टीचिंग हिम कि किस तरीके से साइकिलिंग करनी है, ही लर्नड इट हिमसेल्फ, और उसके जो ऑल्फैक्टरी इश्यूज थे वो भी बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो गए उसके बाद। अच्छा, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, अगर बॉयज़ जो है ना, बहुत सारे सोच रहे होंगे अच्छा आई एम डूइंग अ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन इवन फॉर द गर्ल्स, इट्स नॉट लाइक मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, लेकिन जनरली बॉयज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत एंजॉय करते हैं और आप जब उनको चैलेंज करते हैं ना, लेट्स डू दिस, तो वो उसको और चैलेंज करके उसको और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और डेफिनेटली आई बिलीव कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आप रनअप का जिक्र करी थी, दैट इज़ माई फेवरेट गो प्लेस फॉर द किड्स। The concepts they use, the physical activities they create, they are always unique. मुझे अच्छा ये लगता है बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज वो होनी चाहिए जो फंक्शनल हो, जो गोल ओरिएंटेड हो और चैलेंजिंग भी हो एट द सेम टाइम फॉर द किड्स। सो दे टारगेट द थ्री थिंग्स। तो यस, एनी एक्टिविटी, कोर स्टेबिलिटी एक्टिविटीज हो सकती है, इवन एनी फिजिकल एक्टिविटी गेम्स, इवन छोटी सी रग्बी भी आप खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, वो चीज़ जो फंक्शनल है, गोल ओरिएंटेड है, जिसका कोई गोल है और चैलेंजिंग है आपके बच्चे के लिए, दैट्स ऑलवेज रिकमेंडेड बाय अ थेरेपिस्ट। बच्चे में कोई भी कंसर्न है, ये सिर्फ मैं इंटेरोसेप्शन के लिए नहीं कहूँगी, मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ हर चीज़ के लिए, आपके बच्चे को टेंशन चाहिए, आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग में इन्हांसमेंट चाहिए, उसके चैलेंजेस आ रहे हैं, हर चीज़ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी तो जितनी ज़्यादा आप कर सकें उतनी ज़्यादा बेटर है। इवन के ये बात कहीं से लिंक्ड होती है, थोड़ी थोड़ी लिंक्ड होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव रखते हैं बच्चों को, वो उतने ही ज़्यादा बड़े होकर प्रॉब्लम सॉल्वर्स अच्छे बनते हैं। एक लेगो का ऐड था, ऑल्दो इसके साथ लिंक नहीं होता, लेकिन मैं इसको फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी लिंक करती हूँ कहीं ना कहीं, कि उनका ऐड था कि एक बंदा है, वो प्लेन पे जाता है, वो अपना बैग फिक्स करने की कोशिश करता है, उसे बैग फिक्स नहीं होता, वो बहुत कोशिश करता है, एंड देन फिर लेगो का ऐड आता है कि अगर आपने बचपन में लेगोस खेली होती तो आप ये फेस ना कर रहे होते, बिकॉज यू वुड बी अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। सेम गोज फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा टेंशन और चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, तो जितना आप चैलेंजेस देंगे बच्चों को इन अ पॉजिटिव वे, वो उतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स निकलेंगे, वो उतने अच्छे हाई IQ के साथ आपके पास आएंगे। डेफिनेटली।
अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मदर पूछ रही है कि उनका बेटा जो है मिट्टी से बहुत खेलता है और लीव्स को और वो उसको स्मैश करता है फ्लावर्स को, तो क्या ये सेंसरी इशू है और इसके लिए उनको क्या आप रिकमेंड करोगे? अच्छा, हर वक्त प्ले, अच्छा एज फार जैसी वो पिक्चर दे रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ही इज़ अ टेक्टाइल सीकर। वो सीख कर रहा है मड के साथ खेलना, उसको एंजॉय कर रहा है डिफरेंट टेक्सचर्स को जो स्मैश कर रहा है। थोड़ा बहुत अब देखना पड़ेगा कि वो उससे प्रेशर लेता है या सिंपल अगर लीफ को स्मैश कर रहा है तो शायद वो टेक्टाइल तौर पर ही उसको इंजॉय कर रहा है, सीख कर रहा है। सो देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि आप किसको रोकना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें। मड से खेल रहा है ना, हम बच्चे को बताते हैं कि फंक्शनली हमने चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है। मड से खेल रहा है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए कुछ टाइम के लिए। आप उसके साथ अगर बॉय है तो आप उसके साथ कैट बना सकते हैं, कोई भी सर्कल ले लिया, फेस बना दिया। ये चीज़ें क्या होती हैं, आप एक उसके साथ प्ले स्किल डेवलप कर रहे हैं, अपनी रेपो बिल्ड कर रहे हैं, टेक्टाइल सेंसेशन दे रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ आप उसको फंक्शनैलिटी की तरफ उसकी वोकैबुलरी एनहांस करें। और फिर जब आप उसको मड के साथ फिनिश करें तो उसको फिनिश का कॉन्सेप्ट दे दें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जब बच्चे को पता चलेगा जो चीज़ मैं खुद से मांग रहा था ना, वो मुझे फंक्शनली मिलना शुरू हो रही है, क्या होगा उसका इंटरेस्ट। हमें जब हमारी कोई इंटरेस्ट की चीज़ के अंदर कोई सिखाया जाए ना, हम हमेशा बेस्ट सीखते हैं। वो आहिस्ता 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 उसका इंटरेस्ट जो है ना, वो टूवर्ड्स फंक्शनैलिटी में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उससे प्ले डो से उसकी वोकैबुलरी, उसकी क्रिएटिवनेस, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। फेस बना रहे हो, मामा बना दो, बाबा बना दो। अगर इससे भी कम वोकैबुलरी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे के साथ करके उसको हैंड से स्मैश कर दिया और फन टाइम कर लिया, या उसमें कलर ऐड कर दिया, कलर के साथ डिफरेंट कलर्स ऐड कर दिए प्ले डो में, वो स्क्विश कर लिया, लेट्स मेक अ स्नेक, रोल 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 रोल। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, मैं देखती हूँ कि वो खुद ब खुद जो है वो फंक्शनली उसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, स्नेक बना रहे होते हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो खेल लेते हैं तो जब हम चूँकि फिनिश कराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फिनिश करके आहिस्ता आहिस्ता खुद इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं हर पेरेंट को इस बारे में कहूँगी कि रोके मत, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करें। ये आपके बच्चे की का पॉजिटिव पॉइंट है, वो चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, आपका काम है कि आप उसको एनहांस करें। हम बच्चे को ABC सिखाते हैं नर्सरी में, आगे जाके उससे वर्ड बनाते हैं। वो इस चीज़ के साथ खेल रहा है, उस चीज़ के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करें। मैं हमेशा इस चीज़ को रिकमेंड करती हूँ। रोकना इज नेवर द सोल्यूशन। ऑपोजिट भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे डोंट लाइक के उनके हाथ गंदे हो या उनके यस, कपड़ों पे पानी गिर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। कुछ मदर्स ऐसी हैं बहुत कंप्लेंट करती हैं, फिर ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? जैसे प्ले डो है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आई वुड से कि बच्चे के साथ फ़ौरन ना करें, उसका ट्रस्ट बिल्ड करें। वो प्ले डो को नहीं एक्सेप्ट करा, आप प्लास्टिक बैग में कर दें, उसके साथ रोलिंग करें, रोल 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 रोल। क्या होगा, आप एक चीज़ के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करें, अपने साथ एक रेपो बिल्ड करें। क्या होगा कि वो उसको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये बैग के अंदर है लेकिन मुझे इसको टच नहीं करना पड़ा, मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा। वो उसको रोल करेगा, इंजॉय करना शुरू कर देगा। फिर आप उसको टेबल पे निकाल दें आहिस्ता आहिस्ता, फिर टेबल पे उसे कहें चलो टच के बगैर रोल करो। ये आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं लगता। बच्चे का जैसे जैसे आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, वीक टू वीक को आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर आप उससे कहें कि सिर्फ आप उसको इन करना शुरू कर दो, करते करते। और मीन वाइल रोलिंग एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे का इतना इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस चीज़ के साथ हैबिचुएट करना शुरू कर देता है, अडेप्ट करना शुरू कर देता है। सो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि हम स्टिमुलस को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं कि बच्चा हैबिचुएट होना शुरू हो जाए, लेकिन एकदम से नहीं करते कि वो हमारे से ट्रस्ट ही लूज़ कर जाए। और बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। Definitely. The next question is, what is the sensory diet for a child who doesn't respond to the name and mouthing? I think उनका बच्चा mouthing बहुत करता है। अच्छा, व्हाट इज द सेंसिटिव डाइट फॉर द चाइल्ड हु डजंट रिस्पॉन्ड टू द नेम? अच्छा, सबसे पहले जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है मैं उनसे कहूँगी कि इट वुड रिक्वायर अ वेरी डिटेल्ड असेसमेंट। रिस्पॉन्ड टू द नेम कहीं ना कहीं मैं इसको अटेंशन कह दूंगी, लेकिन मैं बहुत से एरियाज़ को मिस कर रही हूँगी। सोशलाइजेशन आ जाती है, सेंसरी प्रोसेसिंग में बहुत सारे एरियाज़ होंगे। जैसे हमने 8 सेंसेस के बारे में बात किया, तो इट्स बेटर कि जब उसकी सेंसरी डाइट स्टार्ट हो तो एक डिटेल हिस्ट्री हो हमारे पास, जिसमें पता हो कि किस सेंस में वो सीख कर रहा है, किसको अवॉइड कर रहा है। ठीक है, अटेंशन के लिए हम थेरेपी के अंदर डिफरेंट प्रोप्रियोसेप्टिव रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं अटेंशन की तरफ आती हूँ। पहले हम अटेंशन की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्ड नहीं करा नेम को, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ
इंटरेक्ट हो। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ। मैंने हमेशा आपको उससे पहले भी कहा था कि कोई भी कंसर्न हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ फंक्शनल, गोल ओरिएंटेड और चैलेंजिंग मेरे लिए हमेशा फेवरेट है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साथ खेलना शुरू करें, देखें किन एक्टिविटीज़। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ये अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन कोकोमेलन की आवाज़ है ना फ़ौरन भागा आता है। मैं पेरेंट्स से कहती हूँ एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी फिल्टरिंग। आपको शोर आ रहा हो ना और आपसे कोई बात कर रहा हो, आपको पसंद हो तो आप वो सुनते हैं, आप पिछला शोर फिल्टर कर देते हैं। आप बच्चों को आप नाम लेंगे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या कह लेंगे, मुझे बुला के क्या कर लेंगे, उनको आपके काम में इंटरेस्ट नहीं है। लेट योर किड नो, आप उसके साथ रेपो बिल्ड करें और ट्रस्ट करें। जब बच्चे की आपसे रेपो बिल्ड होती है ना, जब बच्चा आपसे अटैच होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? क्योंकि जब वो रेपो बिल्ड करता है ना और वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसकी अटेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब अटेंशन बिल्ड होती है तो रिस्पॉन्ड आता है और बच्चा इंजॉय करता है। पेरेंट कहते हैं शुरू में 3 सेकंड के लिए देखा, आहिस्ता 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 वो आपकी तरफ रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये भी कह देती हूँ कि कभी कभार आप बच्चे के पीछे भाग कर एकदम से उसको पकड़ लें, ये उसका नाम ले और उसको पकड़ लें, उसको राउंड एंड राउंड घुमा दे या उसको ग्राउंड जंप्स दे दे। और मैंने कहा उसके बाद क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है कि आप जब नाम लेते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है ना वो डेंजर शेफ की अवेयरनेस पे बहुत काम करता है। फौरन से बच्चा अलर्ट हो जाएगा कि मेरा नाम लिया, मेरे अम्मा आएंगे, फौरन से मुझे हक करेंगे, मुझे स्क्विश करेंगे। आहिस्ता 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 आपको फील होना शुरू हो जाएगा वो आपके नाम को रिस्पॉन्ड करे। बट स्टिल दिस इज वन थिंग, हमें उसकी सेंसिटिव प्रोफाइल पूरी जाननी चाहिए, प्राइमरी कॉज की तरफ जाना चाहिए। छोटे से मैंने आइडियाज़ दिए, लेकिन ये वर्कआउट ज़रूर करेगा, आप इसके साथ अपने बच्चे के साथ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है माउथिंग की तरफ। माउथिंग होती है ओरली, हम सीख करते हैं डिफरेंट क्रंच। उसके लिए भी मुझे आपकी बहुत इन डिटेल आपसे जानना पड़ेगा कि वो क्रंची फूड लेता है, वो किस तरीके का फूड इनटेक, टेक्सचर्स लेना पसंद करता है बहुत ज़्यादा, या माउथिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं गम मसाजेस रिकमेंड करते हैं। चीक प्लेस, बच्चों के साथ आप चीक्स के साथ प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सचर स्पून्स मिलती हैं, डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर से मिल जाती हैं। अगर आप लाहौर की बात करें, बिकॉज आई एम लाहौर बेस्ड, तो जुबैदाज एक ऑन स्टोर है, वहाँ से आपको टेक्सचर स्पून्स मिल जाती हैं, आप डिफरेंट टेक्सचर्स दे सकते हैं। एक ZY ब्रश होता है, लेकिन स्टिल वो एक थेरेपिस्ट की सुपरविजन में यूटिलाइज हो तो वो ज़्यादा बेटर बात है, और बल्कि होना भी चाहिए ऐसे ही। तो वो हम चीज़ें देते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप अगर अभी भी हैं तो आप उसकी ज़रा माउथिंग अगर इन डिटेल लिख देती हैं तो हम बेटरली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन माउथिंग फिर एक एरिया होगा, उसकी पूरी सेंसरी जो है ना होना चाहिए, फिर उसकी एक अच्छी सेंसरी डाइट जो है वो डेवलप हो सकेगी। Absolutely. Next question is, how children grow out of sensory challenges and grow into new sensory challenges. Example, Gratz sensitivity for 3 years, high fear threshold till 7 years. Is there any research establishing list of such? अच्छा, as far related to research, I would be very honest, I'm not aware of that, but yes, होता ये है। हमारे जो पैटर्न, हम मैं उससे बात करती हूँ जो हम जनरल अपने क्लिनिक में एक पैटर्न देखते हैं। yes sometimes। अच्छा, मैं पेरेंट्स को हमेशा ये बात कहती हूँ, जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, मैं कहती हूँ थेरेपी ना एक बंद दरवाजे की तरह है। जब हम थेरेपी करते हैं ना तो हम एक बच्चे की विंडो ओपन करते हैं बेसिकली। उस विंडो से क्या होता है, आप हमें लग रहा होता है हम एक सेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको एक मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं ना, उसके ऊपर डिफरेंट सेंसेस से टारगेट हो रही होती है, तो एक खिड़की खुल जाती है, ठीक है। और जब वो खिड़की खुलती है ना, तो जिस जिस सेंस पे हम काम करते जाते हैं ना, डिफरेंट सेंसेस जो भी स्टेब्लिश नहीं होती, जैसे जैसे उसकी ब्रेन की अवेयरनेस, ब्रेन अपनी अवेयरनेस पिक करना शुरू करता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल पिक करना शुरू होता है, और डिफरेंट चैलेंजेस अपीयर होना शुरू होते हैं। आहिस्ता 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 हम उसके ऊपर काम करते हैं। मैं कहती हूँ सेंस थेरेपी जो है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इट्स लाइक अ वेव लेंथ। स्लोली जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्नोसिस, बेटर प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। सो इट्स लाइक अ विंडो, और वो विंडो ओपन होती है, और ऐसा नहीं होता कि वो चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात करती हूँ सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस के बारे में, कि ये डिलेज होते हैं, ये एक लैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माउथिंग की अगर हम ये एग्जांपल लें, तो एक छोटा बच्चा जब क्रॉल करता है ना, वो हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है, लेकिन यही जब 3 साल का बच्चा डालता है तो हम उसको माउथिंग कहते हैं। ऐसा ही है ना, हमें अफेक्ट करना शुरू होती है। सो बेसिकली क्या होता है, ये बच्चे जो है एक डिले में चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी सेंसरी
सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, 9 मंथ्स में जाके वो पीक पर चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता 1.5 ईयर में वो जाके फुली डेवलप हो रहा होता है। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेसी प्लेयर होते हैं, मिट्टी में जा रहे होते हैं। हम कहते हैं छोटा बच्चा कहीं घुमा कुछ गलत ही कर रहा होगा, बेसिकली वो अपनी सेंसी स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है और वो साथ साथ लर्न कर रहा होता है। हमें फ़र्क वहाँ पड़ता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो तब भी वो सेंसी स्किल्स, क्योंकि वो उन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाया होता। सो इसी तरीके से जब हम थेरेपी देते हैं ना अलीना, तो होता ये है कि वो एक विंडो ओपन होती है और वो जो चैलेंजेस उसने वो 1.5 ईयर में वो जो उन चैलेंजेस उसके रह गए होते हैं, ब्रेन उनको अचीव करता है। ब्रेन तब तक नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा जब तक वो एक एक स्टेज को अचीव ना करे। सेंसिटिविटी अचीव की है। मैं समटाइम्स पेरेंट्स को कहती हूँ, ऐसा भी टाइम आया मैंने देखा है, एक बच्चा है वो अवॉइडर है, लिटरली आई हैव अ केस क्लाइंट जिसमें शी वाज वेस्टिबुलर अवॉइडर। हमने उसको हैबिचुएट किया, शी बिकेम वेस्टिबुलर सीकर एंड देन हम एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड की तरफ आना शुरू हुए कि इट बिकम अ नॉर्मलाइजेशन। तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि वो चीज़ थी, उसको कभी आदत नहीं थी, जब उसने उसको अचीव किया तो ब्रेन को क्यूरियोसिटी हुई मैं और जानूं, और फिर जब उसने स्टेज को अचीव किया तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन। तो थेरेपी इट्स लाइक चैलेंजेस आते जाएंगे और फिर क्योंकि ब्रेन है ना, उसने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो उसने सारी लेवल्स को अचीव करके जाना है, तो इट्स अ गुड साइन। और मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ घबराना नहीं है, ये अच्छा साइन है, हमें ब्रेन बता रहा है कि तुमने ये अचीव कर लिया, मुझे नेक्स्ट ये चाहिए, लेट्स गो टुगेदर। सो दिस इज बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसरी एनरिचमेंट डिफरेंट इन टीन्स एंड एडोलेसेंट्स, क्या ये डिफरेंट होती है? डेफिनेटली वही मैंने बात की कि उसके मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट उसकी करनी पड़ती है। और हर इवन कि आप सोचो टीन्स को निकाल के अगर हम यंगर किड पे भी बात करें ना, तो यंगर किड के लिए भी वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, हर इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से। इसमें देखा जाता है कि एक नीड क्या है, उसके हिसाब से जो है उसका जो है वो प्रोटोकॉल बनाया जाता है और वो फॉलो होता है। जैसे आप देख सकते हो कि वही टेक्निक्स जैसे हम अपनी सेंसिटिग्रेशन थेरेपी में अगर एक छोटे बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलस किसी प्लेडो से दे रहे होते हैं, तो एक बड़े को हम कोई उसकी रोजमर्रा की चीज से दे रहे होंगे, किसी और तरीके से, एक टीनेज को डिफरेंट तरीके से दे रहे होंगे। इसी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इन्वायरमेंट्स जो जनरल इन्वायरमेंट से हट के एक सेंसी रिस्क मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एज अप्रोप्रिएट। और इसलिए डिफर करता है, डेफिनेटली डिफर करता है, इवन यंगर किड्स में भी डिफर करता है, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी पाकिस्तान में, they want to know. I think I would need a day or so because I definitely want कि मैं एक अच्छे recommend करना बहुत easy होता है, लेकिन I believe कि वो recommend करना चाहिए जिससे पेरेंट्स जो है वो पॉजिटिवली आपको आके बाद में रिस्पॉन्ड बैक करें। तो मैंने ये सोच लिया है, सुन लिया है, और मैं इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ। अलीना, आई विल अपडेट यू विद इन अ डे और सो इंशाल्लाह ताला, बल्कि मुझे 2-3 डेज दे दे एंड देन इंशाल्लाह। बल्कि अगर जो पेरेंट्स इसके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, इसकी आई थिंक ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मेंटेबिलिटी एक वेबसाइट है जहाँ पे बिल्कुल दे आर द ओरिजिनेट करते हैं। हाँ, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वो आपको इंडिविजुअली ऑनलाइन भी असेस करते हैं और उनका प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट भी, इवन आपको ऑनलाइन इसकी प्रोटोकॉल बेस्ड एक बुक भी मिलती है। लेकिन इट्स बेटर कि आप इसकी सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, एंड आई थिंक के पेरेंट्स भी उसकी सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। आई वुड डू अ रिसर्च एंड देन आई लेट यू नो कि कौन से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो इसके अंदर अच्छे से स्पेशलाइज्ड हैं, देन आई रिकमेंड यू फॉर श्योर। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry there are so many questions. No, it's okay. I always enjoy talking with parents and I believe कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना ज़्यादा अच्छा है कि एक टाइम था कि अवेयरनेस नहीं थी। आई सो गेट हैप्पी के अब अवेयरनेस है और लोग पूछते हैं, और इसीलिए मैं वही आपसे भी बात करी थी लीना कि पेरेंट्स को ना पता होना चाहिए पीछे से थेरेपी की रीज़न क्या चल रही है। तो अच्छी बात है कि हमसे पूछे, हमसे जाने कि क्यों ये काम हो रहा है, तभी तो वो अपने पेरेंट्स जो सोचते हैं ना, इसी वजह से जो जंप भी करते हैं ना, एक थेरेपी से दूसरी थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, तो उनको यही समझ नहीं आता, अच्छा हम थेरेपिस्ट के पास गए तो वो तो बस पजल्स ही करवाए जा रहे हैं, वो कलर मैचिंग करने जा रहे हैं, कोई पानी में डिप करा रहे हैं हाथ से, हमारे बच्चा क्या सीखेगा। जबकि वो बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें कि इसकी रीज़न ये है, हम इसलिए ये मैचिंग करा रहे हैं, हम इसलिए ये पानी में हाथ डिप करवा रहे हैं, इसलिए हम टेक्टाइल इनको डिफरेंट मीडियम से इंटरेक्शन करा रहे हैं।
तो ये बहुत इवन अच्छा डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फोरम्स पे डिस्कशन हो रही होती है तो ये क्वेश्चन हो रहा होता है, पेरेंट्स पूछते हैं आप लोगों के पास वैसे कोई मशीनें नहीं होती है, हमने देखा है आप लोग ये खिलौनों से इन्हीं चीजों से बच्चों के साथ काम करा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बस आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी को खेल समझ लें लेकिन इसके फायदे हैं। सो डेफिनेटली यस, पेरेंट्स की अवेयरनेस, एंड आई थिंक लाइक एलिना आजकल पेरेंट्स में वाकई बहुत अवेयरनेस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एम्पावर होके हुए हैं। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आके पूछते हैं कि आप लोग सोचते हैं अच्छा ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। Then you And you have know to there are so many things coming on और पेरेंट्स बता रहे होते हैं। सर्टेनली अभी मैं केम अक्रॉस के, मुझे वैसे खैर बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स की वजह से ही, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है ना वो मेरा टीचर होता है। हर चाहे वो उसी डायग्नोसिस के साथ आया हो कि उसके साथ मैंने 100 बच्चे भी देख लिए हो ना, आपका हर क्लाइंट आपका जो होता है ना वो एक टीचर होता है, आपको सिखाता है। असल में हमारे वो टीचर होते हैं, हम उनके स्टूडेंट होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। और इवन बिल्कुल पेरेंट्स भी, रिसेंटली मुझे एक पेरेंट बता रही थी कि एक हेयर टेस्टिंग से आया है, मिनरल टेस्ट होते हैं, और मैं कहती हूँ आप लोग मुझे बताते हैं कि मुझे अपग्रेड करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि अच्छा ये क्या चल रहा है और क्या, बिकॉज देयर आर सो मेनी वैरायटी थिंग्स गोइंग ऑन, कि ये देखना पेरेंट्स के लिए कि क्या पेरेंट्स सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि सिर्फ यही जो हम रिचुअल थेरेपीज पे रखते हैं ना, तो इन पे नहीं रखना चाहिए। आगे आगे जैसे जैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस करता है, हमें उन चीज़ों पे जाना चाहिए जिनके ऊपर रिसर्चेज हो रही है, लेकिन उन पे जाएं जिनके ऊपर कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च हो। तो यस, पेरेंट्स के साथ साथ आप खुद बड़े अपडेट होते हो। Absolutely. Next question. Can you talk about exercises helping with peripheral vision? पेरिफेरल विजन आई वुड रिकमेंड, इसके लिए जो सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, जिन्होंने भी पूछा है, देयर इज अ वेबसाइट दैट सेज eyescanlearn.com, आप वहाँ पे चले जाएं। दैट हैज़ द बेस्ट विजन एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़, बिकॉज उनमें एक्सरसाइजेज को उन्होंने एक्टिविटीज़ में चेंज किया हुआ है। www.eyescanlearn.com, दैट इज़ अ वेरी आई वुड से अमेजिंग वेबसाइट, बिकॉज उसमें आपको हर इवन विजन से रिलेटेड, आपने पेरिफेरल पूछा है ना, हर इवन विजुअल प्रोसेसिंग और हर चीज़ में परसेप्चुअल स्किल्स, पेरिफेरल विजन, और हर एक उन्होंने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है, हर एक का स्कोर है, और उन एक्टिविटीज़ को आप इंजॉय करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी भी हैं जिनको आप प्रिंट करा के आप घर पे कर सकते हो। इतनी DIY एक्टिविटीज़ है कि मैं तो अपने सेशंस में भी उनको यूज़ करती हूँ और पेरेंट्स भी उनको बहुत इंजॉय करते हैं। सो eyescanlearn.com इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो देयर। Next question is, when you talk about Yes, sure, Lina. मुझे समझ नहीं आ रहा, when you talk about olfactory sense triggering, is the soothing effect because of the smell or the feeling of positivity that was associated in the good smell environment? Soothing because of this, अच्छा, हाँ, जब हम एक स्टिमुलस लेते हैं तो हम उसको फील करते हैं, कोई भी स्टिमुलस हो। आप कभी किसी मैं कहती हूँ टेबल पे हाथ रखते हैं ना, उस पर कुछ गीला लगा होता है, आप उसको फील करते हैं ना। लिया तो आपने टेक्टाइल स्टिमुलस, टच स्टिमुलस लिया, उसको फील किया। मैंने बड़ी इजी सी एग्जांपल करके दी है। इसी तरीके से जब आप स्मेल करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक फीलिंग तो देती है। जब वो एक स्टिमुलस अंदर जाता है तो आप उस फील, इमोशंस और आपकी सेंसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे मैंने बात किया कि इंटेरोसेप्शन के साथ इमोशंस जो है वो रेगुलेट होते हैं, इमोशंस लिंक्ड है, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी के साथ हमारे बहुत सारी सेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि मैं भाग कर, वॉक करके, जॉगिंग करके बहुत अच्छा रिलैक्स फील करता हूँ। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन हमारी फीलिंग जो है पॉजिटिव फीलिंग उससे एसोसिएट होती है। इसी तरीके से ये एक स्टिमुलस तो आप लेकर जाते हो, लेकिन इसके साथ यस एक फीलिंग होती है और वही आपको पॉजिटिविटी देती है और उससे आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, सूद होते हो। सो कुछ भी आप लेते हो कहीं ना कहीं उसकी इमोशन रेगुलेशन फीलिंग्स जो है उसके साथ इन्हांस्ड है, टच्ड है। टच कर लें, आप किसी चीज़ को टच कर लें, गीकी सा आपको फीलिंग आती है, वो एक फीलिंग ही है ना। तो सेंसेस और फीलिंग गो हैंड इन हैंड। Next question. My son smells everything, his food, my clothes or other clothes and his private thoughts by touching them and then smell. How to control it? He is 5.5. Okay. So basically that is olfactory seeker है।
यानी कि वो सेंस को सीक करता है, जैसे कि हमने पीछे हमने बताया कि सीकर जो होते हैं उनके बारे में हमने बताया कि कैसे थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, सीक करता है। फिर मैं बात करूंगी फंक्शनल एक्टिविटीज में चेंज करें अपने बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल आप एयर स्प्रे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आदत ना डालें, उसके एंटर होने से पहले आप रूम में एयर स्प्रे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने रूम में एयर स्प्रे यूज किया होगा तो वो डेफिनेटली डाइवर्ट नहीं होगा। आप उसके साथ स्मेल को डिस्कस कर सकते हैं, इट्स अ नाइस स्मेल, इट्स अ रोजी स्मेल, ओ। या फिर आप उस साथ काइनेटिक सैंड से खेल रहे हैं, उसमें सेंट्स डाल दें, उसके साथ कोई भी चीज़ प्ले करें उसके अंदर सेंट्स डाल दें। जितना उसको एक्सपोजर देते जाएंगे आहिस्ता 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 वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सपोजर की वजह से उसको अडेप्ट करना शुरू कर देगा और वो खुद से उन चीज़ों को सीख करना बंद कर देगा, क्योंकि आप उसकी इन्वायरमेंट में वो एक्सपोजर इन्हांस करें। जब आप इन्वायरमेंट में दे देंगी तो बच्चा खुद ब खुद छोड़ देता है। My son rolls his eyes backward. How to remove it? He does it in anxiety. और सम टाइम हैबिचुअल। आई वुड अगेन से कि ये चीज़ वो है जो आपको असेस करनी पड़ेगी मुझे इसमें, क्योंकि हमारे आई मस्कुलेचर को भी देखना पड़ता है। समटाइम्स हम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बल्कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट को रिकमेंड करते हैं, और अगर वो कह दें कि आई मसल वीकनेस नहीं है तो इट कुड बी अ साइन ऑफ विजुअल सीकिंग, कि वो विजुअली सीक कर रहा है। उसके लिए हम विजुअली सीकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड करना शुरू जाते हैं। या फिर अगर वो किसी सिचुएशन में कर रहा है, एंग्जाइटी में कर रहा है, तो फिर हम उसके साथ डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कोपिंग मैकेनिज्म्स को ऐड करना शुरू करते हैं। उसमें साथ साथ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, साथ साथ उसमें वो सोशल स्टोरीज को करते हैं कि अगर हम एंक्शियस हैं तो हमने उसके लिए वो विजुअली बताते हैं कि हमारा क्या मैकेनिज्म होगा। हम वो डिफरेंट तरीक़ों से उसको कोप करना सिखाते हैं। वो चीज़ हो सकती है। अगर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है तो वो भी बच्चे के साथ प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट इन्हांस कर देगा, ताकि उसके टेंशन लेवल, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम जो है इन्हांस हो जाए। जितना वो मोटिवेट होगा उसको लीड देना शुरू कर देगा एक्टिविटीज़ में। इस चीज़ से उसका एंग्जाइटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कौन सी सिचुएशन है जिससे एंग्जाइटी ट्रिगर होती है, उन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात की कि हम उनसे कम से कम करें। मीनवाइल जैसे जैसे हम उनको सोशल स्टोरी से कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, जैसे जैसे हम उनकी मोटिवेशन के ऊपर काम करें। फिर अगर विजुअली सीख कर रहा है तो हम विजुअल स्टिमुलस को इन्हांस कर देंगे। लेकिन इससे पहले आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट का हमारे पास एक रिव्यू हो कि कहीं आई मसल वीकनेस तो नहीं है। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ओटी के अंदर होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम होना चाहिए कि हम बच्चे के साथ अपनी ही थिंकिंग में वो ना कर दें। हमें उसकी भी नीड को हर तरफ से पहले हमें प्लस पॉइंट आना चाहिए और फिर हम उसके ऊपर एक अच्छे से डाइट प्लान करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता ही है। आंखों को ब्लिंक करता है, सनलाइट को यूज को उसके साथ प्ले करते हैं, विंडो ब्लिंक करता है, विंडोज पे हाथ मारता है। लाइट हो या सनलाइट हो उसके साथ प्ले करता है। अब किस तरीके से प्ले करता है ये हमें जानना चाहिए। आंखों को ब्लिंक करता है बार बार, विंडोज़ पे हाथ मारता है, इस तरह प्ले करता है। अच्छा, जिन मामा ने भी ये पूछा है, अगर वो मैसेज में अगर इसको थोड़ा इन डिटेल बता पाएँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसमें अगर वो विजुअली प्ले कर रहा है तो डिफरेंट आपने देखा होगा कि लाइट्स मिलती हैं, विजुअल लाइट्स मिलती हैं, जिसमें मैं हमेशा बात करती हूँ एक्टिविटी वो होनी चाहिए जो फंक्शनल होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपने लाइट्स देखी होंगी जिनमें बर्ड्स बने होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स बने होते हैं। आप वो रूम में ले आए, बच्चे के साथ उससे कहे टैप 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 द बर्ड, हाउ मेनी बर्ड्स, 1 2 3, क्या होगा, फंक्शनली वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो उसको अपने इन्वायरमेंट से मिलना शुरू हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। विंडो को जो मारता है वो जब टैप करेगा ऑब्जेक्ट्स को, वो उससे एंजॉय करना शुरू कर देगा। आप उसके साथ क्लैपिंग एक्टिविटीज़ खेल सकती हैं, वेटेड एक्टिविटीज़, प्रोप्रिसेप्टिव एक्टिविटीज़ ले आए। जितना ज़्यादा वो रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा विंडोज़ को मारना बंद कर देगा। आंखों को ब्लिंक करता है, उसके लिए आपको एक तो मुझे लगता है कि असेस करना ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन जो विजुअल एक्टिविटी मैंने आपको बताई उससे भी काफ़ी बेटर होगा। बट स्टिल, क्योंकि मेरे पास पिक्चर बहुत लिमिटेड है, मैं जिसको भी गाइड कर रही हूँ मैं ये बता रही हूँ, मेरे पास पिक्चर बहुत लिमिटेड है, मैं आपका बच्चा नहीं देख रही, आपकी बताई हुई बात से ही आपको उसका सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं, टीथ ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग शर्ट्स। बच्चे टीथ ग्राइंडिंग एंड चूइंग शर्ट, इट्स द सेम एज कि वो ओरली प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट को सीख कर है। इसके लिए हम क्रंची फूड जो है वो पेरेंट को कहते हैं, ज़्यादा एप्पल हो गया, पियर हो गया, ऐसे फूड जिसको वो क्रंच करे तो उसके जॉस के ऊपर प्रेशर लगे और उससे वो रिलैक्स हो। बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव फंक्शनली चीज़ होनी चाहिए। क्रंची फूड इन्हांस कर दें, टेक्सचर स्पून इन्हांस कर दें, उसके प्ले करते करते कोई भी पोएम सिंग करते टैप 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 कर दें उसके
लोअर जॉ की तरफ अपर जॉ को टैप प्लेइंग कर लें उसके साथ, और फिर कहें लेट्स टैप मामा। तो जितना बच्चे को कभी ये शो ना कराएं कि आप उसके ऊपर कोई एक्सरसाइज करें, इट्स नॉट ही और शी इज नॉट अ मॉडल। ऑलवेज से कि आप उसके साथ प्ले करें, और प्ले से ही बच्चा हमेशा लर्न करता है। Absolutely. Sorry, let me know when you are get exhausted because we are getting so many questions. Mashallah, they keep on coming because I can parents say, के I think we need to do this regularly, Alina, because अगर इतने absolutely you're questions most हैं. welcome. There are so many questions. We will take 2-3 more, and I think we Sure. will wrap it up. You can answer the questions later on जब भी आपको फारिग टाइम मिले. वोकल स्टेमिंग, ये तो क्वेश्चन ये भी पेरेंट्स का बहुत होता है कि उनका बच्चा सारा दिन वोकल स्टेमिंग करता है. वोकल स्टेमिंग के अच्छा. पीछे क्या रीजंस होते हैं और उसको कैसे वो फंक्शनली अच्छा, चेंज कर सकते हैं? अगर हम वोकल स्टिमिंग की आवाज करें, अगर मैं उसकी साउंड निकाल के दिखाऊं तो ऐसा होता है कि आप देखिए आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. सो इट्स मोर लाइक कि प्रोप्रियोसेप्टिवली हम बच्चे अपने वोकल कॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में वो वोकल स्टिमिंग की तरफ जाते हैं. वोकल स्टिमिंग में हम जो बच्चों के साथ डिफरेंट चीज़ें करते हैं वो ये करते हैं, दैट्स व्हाट आई डू इज कि उनके साथ हम, बिकॉज जितना वोकल स्टिमुलेशन में आप देखते हैं वाइब्रेशंस को फील करते हैं, आप हम सबको इस बात का पता है कि जब हम कोई भी स्टिमुलस, ऑडिटरी स्टिमुलस करते हैं, हम सब ने जितना क्या कहते हैं ईयर कैनाल्स जो हैं उसमें हमारे कुछ स्टोन्स होते हैं, हम सब ने बायोलॉजी में पढ़ा है, वो वाइब्रेट करते हैं. ऑस्कुलेटरी मूवमेंट्स आप सब ने, हर किसी को, मैं कहती हूँ बायो ना पढ़ी हो 8th क्लास से पढ़ते हैं कि वो स्टोन्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं. डेफिनेटली ऐसा होता है. सो हमें वाइब्रेशन साउंड्स, सो कुछ बच्चे जो वोकल स्टिमिंग करते हैं उन वाइब्रेशंस को एंजॉय करते हैं, वोकली जो है वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे, हमें इस अंदाज से देखना चाहिए बच्चों को कि वो कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए. दे वांटेड टू कम्युनिकेट अस समथिंग. सो ड्यूरिंग दैट व्हाट आई रिकमेंड इज कि मैं उनके साथ ऑडिटरी स्टिमुलस एनहांस कर देती हूँ. कुछ म्यूजिक्स होते हैं ना, बॉलीवुड म्यूजिक्स होते हैं जिनकी बीट्स होती हैं जो हमें फील होती हैं. आई होप कि आप समझ पा रही हैं मेरी बात को. बीट्स होती है, उनकी वाइब्रेशंस, हम कभी कभी ऐसा होता है, मैं ऐसे लग रहा होता है मैं अपने वोकल कॉर्ड में फील हो रही होती है. स्पेशली बीट बॉक्सिंग बहुत ज्यादा, अगर इनको मेरा भी वोकल स्टिमिंग करते हैं ना तो वी ट्राई कि उसको बीट बॉक्सिंग की तरफ लेके जाए तो वो यस करते हैं. यस. सो दिस इज वही, मैं ये सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतना इजी मेथड्स बता सकूँ जो घर में यूटिलाइज हो सकते हैं. वो चीज़ें आप रिकमेंड कर सकते हैं, सो उसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं. इवन वाइब्रेटिंग ब्रशेस के साथ टूथब्रशिंग मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन वो मेरा खैर बहुत लास्ट सोल्यूशन है. ऑलवेज से इसकी वो बीट बॉक्स जो आप कह रही हैं दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. आप वो घर पे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और दिस विल आई होप कि आपकी इस क्वेरी को कैटर करे. नहीं करता तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकती हैं हमें मीनवाइल, और फिर हम उसको मजीद उस तरीके से डील कर सकते हैं. अच्छा वेगा, वोकल स्टिमिंग होती है ना, बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ भी रही है. इसमें कहीं ना कहीं बच्चा अपने ना वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहा होता है, बिकॉज उनकी इट इज अनएबल टू डू दैट ऑन वॉलंटरी बेसिस पे जैसे होना चाहिए वैसे होता नहीं है. तो इसके लिए आप कोशिश करें जो वेगल नर्व को स्टिमुलेट करने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप कर सकते हैं अपने बच्चों को. एक्चुअली मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करना चाह रही थी बिकॉज इट वुडंट बी अंडर सुपरविजन. तो पता क्या है, हम बता देंगे लीना, वो गूगल हो जाएंगी. मुझे बहुत डर है. आई नो. अब इसमें अगर वो हाँ, अगर इसमें वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करने की बहुत ज्यादा हेल्दी तरीके होते हैं. अगेन एक्सरसाइजिंग, अर्थिंग, आप अपने बच्चों को बाहर बगैर जूतों के भगाएं ग्रास के ऊपर, म्यूजिक एक वो सुने, दैट इज समथिंग. कुछ ऐसी चीजें जो कि आप कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन मैंने इस टर्म को इसलिए यूटिलाइज नहीं किया बिकॉज मेरे आई हैड वंस अ क्लाइंट एंड दे हैड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन कि वो मसाजर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी कि हाँ हम ऐसे भी वेगस नर्व को वो कर सकते हैं स्टिमुलेट. डेफिनेटली. तो मुझे ये होता है कि अगर मैं उस सोल्यूशन की तरफ रहूँ कि जो घर में हो सके. येस, बेयरफुट रनिंग दैट इज़ वेरी नाइस, बट अगर हम वो सोल्यूशन दें जो घर में हो सके और जिसमें कम से कम सुपरविजन की जरूरत हो, ताकि जो है ना पेरेंट्स एक हेल्दी गाइडलाइन की तरफ जा सके. बट ये सलीना, इट्स आपने इसको प्रैक्टिस भी किया है तो डेफिनेटली आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है, तो पेरेंट्स डेफिनेटली आप इसको जरूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में, एंड इट वुड हैव डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स. ओके, वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ बेचारी हाजरा को हमने बहुत थका दिया. हम उन्हें दोबारा लेके आएंगे सेशन पे. नाउ दैट यू नो दैट शी इज अ पावर पैक्ड पर्सन, उसके पास बहुत नॉलेज है. And last question is कि my son is
years old, very loud, nearly shouting. How to stop it? I think कुछ बच्चे नहीं आवाज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते, they cannot, उनकी आवाज़ की टोन या तो बहुत हाई पिच होती है या बिल्कुल इस पे ज़रूर बताइएगा थोड़ा सा कि वो बहुत आहिस्ता बात करेंगे कि आवाज़ अगले को अच्छा, सुनाई नहीं देती। डेफिनेटली इस तरीके से भी आता है, इसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। उसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से बच्चों के साथ काम करते हैं। जनरली अच्छा, मैं इसमें ज़रा डिफरेंट अपनी भी थोड़ी स्ट्रैटेजीज ऐड कर देती हूँ। वो ये होता है कि जब बच्चा बहुत हल्की आवाज़ में बात करता है तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ा सा म्यूज़िक पुट फॉरवर्ड कर देती हूँ और उसमें बच्चे के साथ कहती हूँ आई कांट हेयर लाउड लाउड। उससे हम जो है बच्चे को थोड़ी प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर बच्चा ऊंची आवाज़ में बात करता है तो हम अगर तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है तो हम एक चार्ट इंजन बनाते हैं जिसमें हम उसकी पिच को कहते हैं, जिसमें थेरेपिस्ट जो है उसकी पिच को रेड को कर देगा, ओ इट्स टू लाउड फॉर माय ईयर। और मैं तो फनी साउंड्स बच्चे के साथ करती हूँ तो दे बहुत इंजॉय कर। सॉरी, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you. ओके, सो उसमें ये होता है कि हम उनकी वही जैसे पिच साउंड को हम रेगुलेट करते हैं उसमें कि ये हाई साउंड है, ये मीडियम साउंड है, ये लो साउंड है, उसके साथ कर सकते हैं। फिर आप बच्चे को जितना ज़्यादा ऑडिटरी स्टिमुलस दे सकते हैं डिफरेंट तरीके का। इसमें भी हम बीट बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्यों यूटिलाइज होता है, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बात की कि अगर वो सीख कर रहा है ना उस चीज़ को, आप उसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी को कहीं ना कहीं उसको ऐड करें ताकि वो रिलैक्स होना शुरू हो जाए, वो उसको अडेप्ट करना शुरू कर दे। फिर आप इंजन्स को यूज़ कर सकते हैं, फिर अपने डिफरेंट एक्शंस के साथ। और मैंने अपने सेशन में हमेशा एंजॉय किया जब मैं एक्शंस क्रिएट करती हूँ तो वो बच्चों का अटेंशन लेवल मेरी तरफ आता है और वो हमेशा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ना 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 और कोई ना कोई हम साउंड क्रिएट करते हैं, एक्शन क्रिएट करते हैं, इट्स लाउड, कुछ भी आप साथ कर सकते हैं। तो बच्चे उसको एंजॉय भी करते हैं और मैंने ज़्यादातर देखा कि बच्चों से थोड़ी अपनी साउंड को जो है लो डाउन करना शुरू होते हैं। हाँ, अगर आप उनको फोर्सफुली करेंगे तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप क्यों करें। आहिस्ता आहिस्ता, ऑलवेज गिव देम अ रैशनल, उनके पास रीज़न होनी चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड वाइड कहा जाता है नो नहीं कहना चाहिए, दैट्स नॉट द राइट वे कहना चाहिए। बच्चों को रैशनल दें, बच्चों को अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से बताएं, फनी जेस्चर से बताएं कि वो अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके और उस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सके। अच्छा, आई एम सॉरी बट ये मदर ने 2-3 दफा पोस्ट किया एक ही कमेंट, तो आई थिंक शी रियली नीड्स हेल्प। सॉरी अलीना, आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेयर यू। देयर माइट बी सम अब आवाज आ रही है आपको? thing going on with my connection and I'm really No sorry. problem at all, no problem at all. बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टॉप हेड हिटिंग। Okay, head banging at the age of 3.8. अच्छा, head banging जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। वही मैंने बात की, हम हमेशा ट्रिगर्स को देखते हैं कि ट्रिगर क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है बच्चे को। वो ओवरवेल्म होता है किसी सिचुएशन से, क्या चीज़, अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, कोई कॉज है आपको पता है, तो हम उसको कम से कम जो है उस ट्रिगरिंग पॉइंट को कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज कर सके। पेरेंट अगर जो भी पूछे, अगर इसके ऊपर अगर हमें रिस्पॉन्ड कर सके, और अगर वो प्रोप्रिसेप्टिवली इनपुट ले रहा है तो हम उसको स्क्वीज कर सकते हैं, स्क्विश कर सकते हैं, उसको सैंडविच बना सकते हैं, उसको हैमॉक बना सकते हैं, एक वो कपड़े के अंदर लपेट कर उसको कहेंगे रोल होके अपने आप को निकालें। और अगर एक वो बिहेवियर है उसका, तो हमेशा बिहेवियर में अगर इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा, हेड बैंगिंग में भी कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ हेड बैंग करते उतना है कि वो पेरेंट को देख रहे होते हैं कि उनका कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहा है। अगर तो ऐसा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करने वाली सिचुएशन है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रीडायरेक्ट करें। रीडायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि आप फौरन से पैनिक होना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं करना। अपने आप को काम रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, पेशेंस में रहें और किसी ना किसी चीज़ में बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, रीडायरेक्ट करें। सो आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने आप को उस सिचुएशन में ओवरवेल्म ना हो आप ज़्यादा, और उस तरीके से बच्चे को रीडायरेक्शन, इग्नोरेंस होती है, अगर इग्नोरेंस हो सकती है, नहीं तो रीडायरेक्शन इज द सोल्यूशन। उसके साथ साथ आप प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट दे सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा बच्चा आपसे इंटरेक्ट करेगा, रेपो बिल्ड करेगा, वो इन चीज़ों की तरफ कम से कम जो है वो इन चीज़ों से करेगा। बट ट्रिगर या जो भी उसको कॉज करता है वो ज़रूर देखें, उस चीज़ को आप एलिमिनेट करें, कोशिश करें। अगर तो जिद की वजह से करता है, ये बिहेवियर है, तो फिर रीडायरेक्शन या इग्नोरेंस ही चलेगी।
थैंक यू सो मच। आज 1.5 घंटा कैसे गुजरा मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। लाइक आई रियली लर्न अ लॉट ऑफ Sorry, Lina. I think there is something going on. नो I प्रॉब्लम। couldn't hear you, but thank you so much. I'm just lip reading you right now. Sorry. एनीवेज आई होप यू कैन हियर मी। लेकिन ये है कि आप अपना कुछ कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दीजिए, पेरेंट्स जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं किस तरह से रीच आउट करें आपको। I hope if you could type it up. ओके Because I literally can't. I'm sorry it's happening. I think there's some distortion going on. You know, the technical things we have to go through. चले कोई बात नहीं, आई टॉक टू यू लेटर ऑन। I think yes, हम next session में उसको definitely हम अगर ये parents के लिए इतना I really enjoyed कि parents ने इतना participate किया. I would definitely like to come because मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट होता है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करें, तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ करना चाहिए। और आप जब जब बुलाएंगी आई विल डेफिनेटली कम। और आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से थैंक यू टू द पेरेंट्स जिन्होंने सुना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वो जो अपने बच्चों के लिए इतने कंसिडरेट हैं। आई ऑलवेज से टू द पेरेंट्स, हर डिफरेंट तरीके होते हैं पेरेंटिंग करने के, और हर तरीका बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़ के कोई अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पेरेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप उन पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप उनको सुनते हैं। सो योर किड्स आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम। So thank you to the parents and thank you Alina for calling me in. Definitely let me know. I'll definitely arrange a next session. मुझे लगता है सेंसरी प्रोसेसिंग के ऊपर पेरेंट्स को बहुत क्वेश्चंस हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप जितना मुझे डिटेल बता सकें ताकि हम उतना डिटेल इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकें। एंड वंस अगेन थैंक यू Alina for inviting me over. Inshallah see you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz। Allah Hafiz.